नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट 2018-19। उम्मीदों का बजट, उम्मीदों से जुड़ा बजट, वो तमाम चर्चाएं समाप्त हो चुकी है। अब तो बजट क्या है वो सामने आ गया है। उम्मीदें बड़ी थी क्योंकि इस सरकार का एक आखिरी पूर्ण बजट कहा जा सकता है जिसमें काफी राहत की उम्मीदें थी, लेकिन कोई ज्यादा राहत इसमें नहीं कह सकते। तो राहत नहीं है तो दूसरी ओर यह भी माना जा सकता है कि इसे लोक लुभावन बजट भी ज्यादा नहीं कहा जा सकता। हालांकि अपने अपने नजरे से देखते हैं लोग, उनका कहना है कि रूरल सेक्टर को काफी लुभाने की कोशिश की है और इस पे कुछ चर्चा करने के बावजूद जो चर्चा के दरमियान जो बात निकल करके आती है उसमें यह भी आती है कि गुजरात चुनाव का रिफ्लेक्शन भी इस बजट पे देखा जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट में काफी पैसा देने की कोशिश की है सरकार ने और वहां एक विजन दिखाने का प्रयास भी किया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से मजबूत करेंगे। लेकिन टैक्स जो पेयर्स से है उनके एक राहत की जो उम्मीद थी वो मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन 15,000 से 40,000 जो टैक्स डिडक्शन की जो बात कही गई है इसमें को राहत, उससे जरूर एक कुछ छींटे लग सकते हैं कि चलिए इससे कुछ बेनिफिट हासिल होगा। लेकिन वहीं पे आपको एजुकेशन और हेल्थ पे सेस बढ़ा करके उसे 3% 4% कर दिया गया है। उससे आपको स्कूल की फीस पे आपका असर पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इधर से देकर के इधर, इधर से देकर के इधर, कुछ आम जन के लिए ये कहना चाहूंगा कि यहां पे काफी झटके भी लग रहे हैं और कुछ राहत। पेट्रोल डीजल की उम्मीदें दोपहर तक बढ़ी थी कि उस पे एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन शाम होते होते उस पर सेस लगा करके वापस वहीं पे लेकर के आ गए हैं। तो कोई फ्यूल में भी कहीं पे किसी तरह की कोई राहत नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ ऐसा विचार करें कि कुछ ज्यादा था, वो वैसा नहीं है कि किसी फंड में या किसी बहुत बड़ी प्लान में हम कुछ अलग से दे रहे हों। चले, इस वक्त हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं जो लगातार बजट पे हमारे साथ 2 दिन से चर्चा में रही। केएल एनेखिया साहब जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड, इनसे हम जानना चाहेंगे कि रेलवे में क्या हो सकता है था और जो योजनाएं अभी सरकार कह रही है कि इतने लाख करोड़ हमने दिए हैं उसका क्या असर होगा, पुरानी योजनाओं का क्या होगा। क्योंकि यहां एक मैं बात कोट करना चाहूंगा। हाल ही जब बाड़मेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1500 घोषणाओं की हमने 1.5 साल तक रिव्यू किया है कि 1500 घोषणाएं पूर्ववर्ती सरकार करके भूल गई। तो कुछ ऐसी घोषणाएं जो है जिन्हें जरूरत महसूस करता है अगर रेलवे वास्तव में होनी चाहिए थी, अगर उसमें कहीं फंडिंग अलोकेशन अगर कहीं ढूंढेंगे कुछ है तो कितना फायदा उसका होगा या है कि नहीं है। लेकिन चले हम एक बार वापस ले चलेंगे कुछ यादों में कि जो जेटली साहब के श्रीमुख से पार्लियामेंट में क्या कहा गया था वो एक बार सुनिए। कुछ इस पे रिएक्शंस हैं वो हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मिलेंगे। I rise to present the budget for the year 2018-19. Madam, 4 years ago, we pledged to the people of India to give to this nation an honest, clean and transparent government. We promised a leadership capable of taking difficult decisions and restoring strong performance of Indian economy. देश में हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना की कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। घर का 1 घंटा बिजली ना हो तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लैपटॉप का क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। अब आप उन लोगों की सोचिए, उन महिलाओं, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके घरों में अब बिजली पहुंचेगी तो किस तरह से जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बजट है। अगर एक शब्द में कहें, कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है ये बजट गरीबों के लिए सुरक्षा कवच है। 10 करोड़ परिवार को हेल्थ कवरेज मिला है 5 लाख तक का। 8 करोड़ लोगों तक का उज्ज्वला मिलेगा 8 करोड़ परिवार को। जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है बजट से लेकर के सुविधा तक। ये बजट प्रो पुअर है, प्रो फार्मर्स है, प्रो यूथ है, रोजगार को बढ़ाने वाला है। जिस तरह से पहली बार
जो पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि हम किसानों की आय को 2022 तक दुगना करेंगे, इस बजट में ये फैसला किया गया कि जो अब किसान अपना प्रोड्यूस पैदा करेगा उसकी कम से कम उसकी उत्पादन लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। तो इससे साफ है कि किसान की आय के दुगने की दिशा में हम 11 लाख करोड़ फसली ऋण हमने उस पर तय किया है। किसानों का उत्पाद मंडियों तक जाए, हम 2.5 लाख गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं और सभी मंडियों को हम उससे कर रहे हैं जिससे ई मार्केटिंग हो। रेलवे यूनिवर्सिटी से बेनिफिट तो मिलेगा, मगर वो बेनिफिट काम जब ही आएगा ना, जब आगे हमको रोजगार मिलेगा या नौकरियां उपलब्ध होगी, जब भी उसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे शिक्षा प्राप्त करके कौन सा बेनिफिट होगा हमको? और अभी देख रहे हो आपकी वैकेंसी आ रही नहीं है, और जो कोई आती है उसके कम से कम साल भर तो लगता ही है। अगर ज्यादा से ज्यादा माने तो कई बार कोर्ट में वैकेंसी अटक जाती है, 2-3 साल लग जाते हैं, नहीं तो मिनिमम साल भर लगाते हैं उसमें। और जबकि होना ये साल या 2-3 महीनों में हो जाना चाहिए वैकेंसी का, मगर साल भर लग जाता है। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें बेरोजगार को कोई फायदा नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कितना भी उनको डिग्री मिल गई है, सब कुछ मिल गया है, पर कोई फायदा नहीं मिला है आज केंद्र सरकार के बजट से बेरोजगारों को। बजट में वित्त मंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं जो की हैं, जैसे 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा हुई है, तो निश्चित ही देश में स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा और नए डॉक्टर मिलेंगे, लोगों को इलाज में सुविधा बढ़ेगी। और 70 लाख लोग युवाओं को रोजगार देने की घोषणा सरकार ने की है। तो चलिए, पैनलिस्ट में हमारे साथ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। कुछ रिएक्शंस आपने सुनी है, बजट पे मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए अब हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे मुखातिब होंगे हम। एक आपको ध्यान होगा कि पिछले बजट से रेलवे और आम बजट को मर्ज कर दिया गया है। रेलवे में अलग से क्या होगा, पहले एक नजरें सबकी टिकी होती थी, चैनल्स, पेपर सब एक अलग एक्सरसाइज करते थे कि रेलवे को क्या मिलेगा, मेरी योजनाओं का क्या होगा, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या जो किराया सस्ता होगा महंगा होगा, गुड्स पे क्या होगा, प्लेटफॉर्म टिकट की क्या स्थिति होगी, एक तमाम वो चीजें हैं कि वाईफाई का क्या होगा, क्या वास्तव में जिन अनाउंसमेंट्स को पहले कर चुकी है सरकार उस पर कितना गौर फरमाया गया। लेकिन एक जगह होने के बाद में एक कॉमन बजट हो गया। एनएके साहब काफी लंबे समय तक एक बड़े अधिकारी के रूप में रेलवे को सेवाएं दी हैं। एनएके साहब, इस बजट पे अगर मैं पहली रिएक्शन आपकी चाहूं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट के जो आम आदमी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिससे महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो, वो चीजें तो इस बजट में आई नहीं है। और ये बजट जो है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है कि बजट सिर्फ कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, उनके जो बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में ये जरूर बताया है कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, वो भी 2022 तक। तो ये सरकार पिछले 4 बजट जो पेश किए थे उसमें भी यही घोषणाएं कर रही थी। तो उस पर विश्वास कैसे करें? विश्वास तब होता है जब किसानों को इमीडिएट कोई रिलीफ हो, उनकी आमदनी अभी बढ़े, सारी जो उपज है उनकी एमएसपी पे खरीद हो। उसकी वजह से इन किसानों में निराशा है, आत्महत्याएं बढ़ी है, देश में बढ़ी है, प्रदेश में भी बढ़ी है। इसी तरह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है सरकारी विभागों का, तो जॉब ज्यादा क्रिएट हो नहीं रहे हैं। तो जो युवा हैं उनके अंदर भी अविश्वास हो रहा है। इसी तरह से मजदूर हैं, मजदूरों के अंदर के भी विश्वास से सरकार के प्रति घट रहा है। तो कुल मिला के जो मैं ये कहूँगा, ये बजट किसान, युवा, मजदूर और गरीब आदमी के लिए। जी, बात अगर रेलवे की जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात थी। सिक्योरिटी होती है तो आपका एक फेथ आप ले पाते हैं, अगर भरोसा टूटेगा तो वहां पे सफर कोई ज्यादा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो मैं कहना चाहूंगा कि सुपर फास्ट ट्रेन का या खाने पे ये होगा, ये सब बहुत ज्यादा इसमें अनाउंसमेंट में नहीं है। लेकिन रेलवे के लिए 1,48,000 करोड़ आवंटन किया है। जो उसके एक बजट की बात करें, रेलवे के जो क्रॉसिंग्स हैं मानव रहित, उन्हें 2 साल में खत्म करने का एक लक्ष्य रखा है। कुछ दोहरीकरण की बात कही है। मुंबई के जो लोकल है उसके लिए अलग से बजट दिया है। तो कुछ सुधार की जो बात कही है, हर रेलवे स्टेशन और डब्बा सीसीटीवी की जद में होगा, वाईफाई होगा। तो कुछ ये मान के चल सकते हैं कि इस ओर 2 कदम आगे बढ़ रही है सरकार सुविधाओं के लिहाज से। मैं जहां तक रेलवे की बात है, पिछले 1 वर्ष से रेलवे का संयुक्त बजट आने लगा है। पहले रेलवे का बजट जो पहले बहुत विस्तार से आता था, जिसमें हम लोगों को सब पता लगता था बजट में कौन से स्टेट में प्रोजेक्ट आएंगे, कौन से स्टेट में गाड़ियां चलेगी। बट अब क्योंकि संयुक्त होने से उसका पता तो अभी 4-5 दिन बाद में लगेगा, जब अनुदान मांगे पेश की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। परंतु जो अभी का जो बजट है, उन्होंने जो बजट का प्लान
दिया है, प्लान में थोड़ी बढ़ोतरी की है। गाड़ियों में सीसीटीवी और जो वाईफाई की बात की है स्टेशनों पर लगाने, वो भी स्वागत योग्य है। और कुछ इन्होंने ये बोला नए डिब्बे खरीदेंगे और कुछ रेलवे का पटरी का रिन्यूअल होगा। इंजन की भी बात की है, नए रेलवे इंजन भी बनाए जाएंगे। 2 साल का उन्होंने टारगेट रखा है कि जो अनमैन्ड गेट जो हमारे यहाँ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पे एक्सीडेंट होते थे उनको हटाएंगे, तो ये सब ठीक है। बट मैं आपको प्रोजेक्ट जो विशेषकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस देश के लिए जरूरी है, राजस्थान के बारे में विशेषकर बताऊंगा कि प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल से कई प्रोजेक्ट यहाँ पहली वाली सरकार ने भी स्वीकृत किए थे, उस प्रोजेक्ट में अभी फंड ही नहीं मिल रहा है। पहला प्रोजेक्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डूंगरपुर का बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट जो बंद हो गया है, और अब वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम स्वीकृत हुआ था, उसमें 50% का था शेयरिंग का। अभी यहाँ की जो राजस्थान सरकार ने 50% अपना शेयर बंद कर दिया और रेलवे मंत्री को ये लिखा है कि आप बजट दें तो ये आप प्रोजेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब देखिए 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, वो ट्राइबल एरिया है, अगर उस जगह अगर रेलवे लाइन नहीं आती है तो मैं तो ये कहूंगा प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से टोंक जिले के अंदर भी रेलवे लाइन आनी है, उसका भी उन्होंने 3 साल पहले स्वीकृति की, उसका भी बजट डिस्ट्रीब्यूशन देना था स्टेट गवर्नमेंट ने, उसका भी नहीं दिया। इसी तरह से कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। और राजस्थान जो ऐसा प्रदेश है जिसमें रेलवे नेटवर्क का विकास ज्यादा नहीं हुआ, रेलवे नेटवर्क आना चाहिए। मैं कई अखबार में पढ़ा, कई लोगों से मिला, रेलवे हमारे जैसे छत्तरगढ़ है वहां भी है, एक विधानसभा क्षेत्र है, कोई रेलवे लाइन नहीं है, इधर सांचौर में भी नहीं है, कई सारे मिसिंग लिंक है। अगर रेलवे यहाँ आएगी तो विकास आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो विशेष फोकस रेलवे का राजस्थान के लिए देना चाहिए, जो कि मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं इसको इतना अच्छा तो नहीं मान सकता कि रेलवे राजस्थान के लिए कोई विशेष पैकेज दे रही है। चलिए, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, डिफेंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह का बजट मान के चलें इसे? देखिए, जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हर साल डिफेंस को लास्ट में कुछ बात कहते हैं, फ्यू वर्ड्स, ओनली फ्यू वर्ड्स, जिसमें आपको क्या इंटरप्रेट कर सकते हो वो खुदा ही जाने। क्योंकि जो मेन बजट होता है उसमें डिफेंस के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और डिफेंस इज द लास्ट प्रायोरिटी इस बजट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। जोर 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 किसान 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 गरीब किसान, हर साल यही होता है, किसान गरीब का। पिछली बार भी बोला ये बजट किसानों को समर्पित है, और हुआ क्या, एक छोटी सी एक इंश्योरेंस स्कीम लेके आए जिसमें तो आपको लगता है कि किसानों को भी कोई ज्यादा राहत नहीं मिली उससे? कोई खास नहीं। देखिए, आप एमएसपी का 1.5% 50% का क्या मतलब है? एमएसपी पहले ही बहुत लो है। तो उन्होंने जो घोषणा की थी वो ये थी कि जो कॉस्ट होगी किसान के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज गेहूं का 40 रुपए पर किलो है, तो आप 60 रुपए दे दोगे क्या? लेकिन कुछ तो रीजनेबल होना चाहिए ना। आप 1.5 गुना बढ़ा दोगे जो एमएसपी है उसका क्या मतलब है? ऑलरेडी 1.5 गुना तो बिक रहा है बाजार में, ओपन मार्केट में, तो इनकी जो एमएसपी है उस पर कौन देता है? लेकिन मैं डिफेंस की बात कहूं, इसके कुछ मुख्य हाइलाइट्स ये हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया जाएगा, बॉर्डर रोड्स के ऊपर जोर दिया जाएगा। बट ये चीजें बॉर्डर रोड्स की पहले पिछले 5 साल से सुन रहे हैं हम, हर बजट में बॉर्डर रोड्स के लिए। ये क्वेश्चन इज, जो आप स्कीम बनाते हो वो पूरी हो रही है क्या? बॉर्डर रोड्स जो अरुणाचल प्रदेश क्राइंग फॉर ऑपरेशनल नीड्स, उसकी आप ये समझिए कि 10% जो टारगेट था वो 10% कंप्लीट नहीं हुआ है पिछले बजट का या पिछले से पिछले बजटों का। अब और वो उसके बारे में बोलते हैं तो वो तो ऑब्वियसली ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर साल चलता रहता है। और बॉर्डर रोड तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारा एज ओल्ड, जितना ये देश पुराना उतना ही वो है, वो करते ही रहते हैं, यही कर रहे हैं वो। लेकिन खास उन्होंने बताना चाहिए कि कौन से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बनेंगे उसके अंदर, और कौन सी लिंक रोड होंगी जो नदियों के साथ साथ जाके कैसे पासेज को जोड़ेंगे। तो ये तो कोई डिटेल कभी आता नहीं, क्योंकि इसमें किसने स्टडी करे, कौन स्टडी करे? एक्सपर्ट कमेटी कभी बैठती नहीं। सेकेंडली, डिफेंस प्रोडक्शन पे जोर है। पहली बात तो बजट का 7.5% जो पिछला बजट था उससे बढ़ाया है। 12% जो अलोकेटेड है, वो जो अलोकेशन हुआ है टोटल बजट में, उसका 12% डिफेंस का है। लेकिन ये हर साल इतना की होता है। जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आप डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर जो मेक इन इंडिया इतना हल्ला गुल्ला किया था, और आप सीधा लाके ऑफ सेट पे आप डिफेंस की प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो, इसकी बजाय आप R&D के ऊपर क्या खर्च कर रहे हो?
मकसद ये है कि आज यदि कोई R&D में अच्छी टैलेंट आए, वो क्यों नासा में जाएंगे, हमारे IIT के इंजीनियर्स टॉप क्लास MNCs में क्यों जाएंगे, इनको पीनट्स देते हैं और पैसा इसके लिए कुछ फंडिंग की है उन्होंने रखा है, फंड किया। हाँ बिल्कुल, उसके लिए कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कि इतना फंड हम रखेंगे स्कॉलरशिप के लिए, अगर कोई IIT या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, MBA स्टूडेंट्स के लिए। ये तो IIT वाले तो पहले ही फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं ना, उनके तो ब्रेन्स जो है, हमारी जो क्रीम है वो तो IIT में जा ही रही है, लेकिन वो क्रीम फिर जाकर आ रही है ग्रेजुएशन के बाद में। आर दे कमिंग टू R&D? इंडियन R&D में आते हैं? कोई नहीं आता। आप एक हाजिर प्राइम मिनिस्टर होते थे मलेशिया के, वो कहते हैं कि आप यदि ब्यूरोक्रेट्स को, साइंटिस्ट को, टेक्नीशियंस को आप यदि थोड़ा सा पैसा दोगे तो इट इज ए पीनट्स, एंड पीनट्स में तो यू कैन ओनली हायर मंकीज। तो आप ये बताइए कि इतना आप पैसा जो MNC दे रही है कॉम्पिटिटिवली दीजिए ना देश को। आप फॉरेन कंट्रीज को तो उनके इंपोर्ट के लिए आप करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए दे देते हो। एक साइंटिस्ट जो हमारे देश में पैदा हुआ, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, लेकिन देयर इज नोबडी टू एम्प्लॉय हिम देयर। वो इस कैलिबर का है कि वो ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन में जा ही नहीं सकता, सरकारी महकमे में। ये तो जो कुछ एक APJ कलाम है, कुछ एक जो धवन है, जिन्होंने स्पेस और मिसाइल सिस्टम को हमारे देश में, ये किसी सरकार का देन नहीं है, मैं बता दूं आपको। ये तो लंबे समय से उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है उसी का एक परिणाम कहा जा सकता है। उनके कमिटेड, उनका डिवोशन टू द कंट्री, डिवोशन टू द ड्यूटी। मैं आपको APJ कलाम का उदाहरण दूं, एक मेरे सामने मैं कह रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए। इस सरकार में आप कोई नई प्रोजेक्ट लगा के तो देखिए, चलने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से, जब भी वो उनके यहाँ विजिट किए R&D में हैदराबाद में, उन्होंने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि ये स्कीम, ये मिसाइल्स दे लाओगे तो अपने देश को, डिफेंस को सबसे ज्यादा खतरा है और बड़े बड़े मेट्रोज को खतरा है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उनके कान खड़े हुए तो उन्होंने बोला क्या चाहते हो, ये है, आई वांट 1,000 करोड़ रुपीज फॉर दिस, स्ट्रेट वे सैंक्शनड, एंड देन द फाइल गोज। ब्यूरोक्रेट्स डोंट कम इन बिटवीन। जहां ब्यूरोक्रेट्स को बीच में ले आए वो कुछ नहीं होने देंगे। दिस इज द मेरिटोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, जो आपके देश को बढ़ावा नहीं देना चाहती, ना प्रोडक्शन को देना चाहती है। सेम हमारे डिफेंस में हो रहा है। आप इंडिजिनस टाटा जो ट्रक है जिसमें हैवी मशीनरी, टैंक्स, गन्स ये लोड करके जाते हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ये टाटाज हमारे यहाँ 40 लाख में टाटाज बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप स्वीडन से या नॉर्वे से, वो जो यहाँ से बनती है उस कंपनी, वो थ्रू ब्रिटिश की कंपनी के, थ्रू अवर इंडियन सब्सिडरीज के, वो जब लाते हैं 80 लाख का एक ट्रक पड़ता है ना। उसके लिए तो आप दे दोगे, अपने टाटाज को इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 40 लाख नहीं दे रहे, 40 लाख नहीं दे रहे आप। तो इमेजिन, ये दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। आर दे पैट्रियट? मैं तो कहता हूं जो राष्ट्रवादी करके कान पक गए हमारे। कोई तो आदमी है क्या जो इन सरकारों में, जो कि पैट्रियट है, एक्चुअल पैट्रियट है, जो देश हित में काम करता है, देश के वेलफेयर में काम करता है, जनता के। आप गांव में देखिए जो आज बोल रहे हैं गांव में पैसा पैसा, गरीब, क्या विकास किया इतने 40, 50 साल, 70 साल में? गांव में एक सब आवास योजना, कोई एक सांड घर जिस गांव में सांड ही नहीं है, और कोई कई जगह बना एक कम्युनिटी हॉल बनाया, कोई गोड फॉर सेकंड प्लेस जहां पे आप 10,000 करोड़ देंगे वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ताकि वहां से आप जो डिजिटल इंडिया का एक सपना प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं वो गांव में साकार हो सके। आप पिछली बार भी कहा था कि सब मंडियों को सब डिजिटली जोड़ेंगे, और आप नेट पे देख के जिस मंडी में आप बेचना, सब एक किसान से पूछिए तो सही कि आप सरकारी मंडी में जाते हैं, आप सरकारी मंडी में गेहूं बेचने जाते हैं, चावल बेचने जाते हैं, तो आपका हाल क्या होता है? पहली बात तो वहां पे वो 4 दिन तक पड़ा रहेगा कि आपका माल गीला है, इसमें मॉइस्चर 40% से ज्यादा है, हम इसको नहीं खरीदेंगे। वो पड़ा रहता है उधर, वो हवा देता रहता है, उछाल के, पशु खाते रहते हैं, चिड़िया खाती रहती है, और वो बेचारा सोच आगे 3-4 दिन बाद में जब उसका तुलता है तो वो चेक देंगे, बोला 1 महीने बाद में आपको चेक मिलेगा। आप चेक लेने के लिए 3-4 बार जाएगा, वो चेक नहीं मिलेगा। वो आप ये बताइए, वो इंस्टेड ऑफ 2 रुपए का फायदा उठाने के लिए MSP वो बाजार में बेचेगा 2-3 रुपए सस्ता, उसी दिन कैश हाथ की हाथ। 95% किसान बाजार में बेच रहे हैं, MSP ऊंची होने के बावजूद भी 2-3 रुपए पर केजी कम में बेच रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में ब्रिगेडियर साहब। राजेश कोठारी साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। कोठारी साहब, बजट को किस नजरिए से देखते हैं आप, क्योंकि आप खुद भी एक बजट एक्सपर्ट हैं, चर्चाएं खूब करते हैं बजट में। आज के बजट की बात करें हम, क्योंकि इस बजट को हम
खास निगाहों से देख रहे थे इस मायने में कि इस सरकार का एक पूर्ण आखिरी बजट है ये, और सरकार अपने मिशन में पूरी तरह सफल हो गई है जी। आखिरी बजट है। सरकार का मिशन बहुत क्लियर है कि मुझे एक बार फिर इलेक्शन में आना है जी, और सरकार ने बहुत चतुराई से खेल खेला है जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं या अंडर। लेकिन इसे पॉपुलर बजट तो नहीं कह सकते जो अभी तक की बात करते हैं। उसकी पॉपुलर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। हम 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ईमानदारी से बोलिए कितने लोग वोट देने जाएंगे? जिसको वोट देना है उसको मैंने मंत्र मुग्ध कर दिया है बस। जिस दिन ये समझ में आ गया मेरे को कि मेरा वोट बैंक क्या है और उस वोट बैंक के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे ख्याल से मेरा पर्पस सर हो गया है। वो उज्ज्वला स्कीम की बात कर ले हम लोग, वो सौभाग्य लक्ष्मी की स्कीम की बात कर ले हम लोग, वो गांव 10,000 करोड़ की हम लोग बात कर ले हम लोग, वो जो ग्रामीण विकास के नए अवधारणा जो लेके आए मोदी जी उसकी बात कर ले, क्योंकि उनको मालूम है कि शहरी मतदाता मुझसे उठ गया है। मैं 1000 करोड़ भी खर्च कर दूंगा तो शहर का लोग मेरे को वोट नहीं देगा। अच्छे दिन की शुरुआत शहरों से हुई थी, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहे हैं? लेकिन गुजरात में अर्बन ने उनकी नहीं इज्जत बचाई थी। ये इज्जत इसलिए नहीं बची थी कि बीजेपी, इज्जत इसलिए बची थी कि मोदी जी उसी राज्य के एक बाशिंदे हैं, नागरिक है। और इतने हम लोग बहरे नहीं होते कि यार मेरा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है उसके बाद थोड़ा इमोशनल था ना, उससे इंतजानी। सो पहली बार हम सब कोशिश करेंगे योगेंद्र जी, इस बजट के मायने क्या है। देखिए, इस बजट के मायने बहुत क्लियर है कि जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के व्हीकल्स है उनको तो हमने पंक्चर में पटक दिया और ग्रोथ का नारा लगाते हैं। तो हमने क्या करा, एक तरीका चुना। तरीका क्या था, क्यों ना इस बार, पहले क्या होता हम कुछ अर्न करते थे फिर खर्च करते थे, ठीक है। अब सरकार ने क्या करा, हम खर्चे के जरिए विकास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर गांवों में कुल मिलाकर 50,000 करोड़ में जाता है तो एक तरह की डिमांड वो पैदा करता है। वो हो सकता है उस डिमांड आय पर आधारित नहीं हो, पर वो पैसा मार्केट में आएगा तो ट्रैक्टर बिकेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, मैं कैसे हम लोग काम करते हैं। खबर आई एमएसपी का जो रेट है वो 1.5 गुना ज्यादा सरकार खरीदेगी, और देखा तो जो कंपनी ट्रैक्टर बनाती है उनकी ट्रैक्टर डिमांड में वृद्धि आ गई। जो कंपनी मोटरसाइकिल बनाती है उनकी डिमांड में वृद्धि। बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर के शेयर्स में काफी इजाफा भी हुआ है। ये एक समझने की बात है हम लोग, है ना। सो हम जो बेसिक मुद्दे थे, जैसे मैंने परसों भी इसी चैनल से बात कहा था कि क्या ये सरकार रोजगार जनरेट कर पाएगी, क्या ये सरकार सामाजिक सुरक्षा दे पाएगी, और क्या ये सरकार देश का आर्थिक विकास, त्वरित आर्थिक विकास कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। रोजगार के बारे में फिर कोई मीठी गोली पकड़ा के चला गया कि साहब हम एम्प्लॉयबल स्कीम आपको देंगे 70 लाख। स्किल इंडिया को हमने प्रमोट वो थोड़ा सा डाउन किया उन्होंने, है ना। 70 लाख पे आ गए। अरे आप उसके 1 करोड़ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है सर। आपने धोबी बना दी, कपड़े ही तो क्या दूंगा बताओ मैं आपको, ठीक है। आप ब्यूटी एक्सपर्ट बना दिया, अब मेरे पे कौन सा हेयर क्रीम लगाओगे आप सुनिए आप। तो ये मिसमैच है। ये मिसमैच क्यों है, हमने जनता का ध्यान जहां लेना था वहां से भटका के लगा दिया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0% हमारी, 2% पे मैन्युफैक्चरिंग, 2% पे एग्रीकल्चर है, 4% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है। सर जो चीज रोजगार पैदा करती है वो हमारा फोकस नहीं है। इस देश में रोजगार 2 ही सेक्टर पैदा करते हैं, या तो आपका हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, या आपका एग्रीकल्चर, और दोनों को सरकार ने उपेक्षित कर दिया। सरकार ये नहीं कहा है कि आप एग्रीकल्चर करोगे तो ये इंसेंटिव दूंगा। सरकार ने ये कहा है कि उत्पादन होगा तो उसको मैं 1.5 दूंगा। अरे उत्पादन होगा कैसे, पानी नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, बीज नहीं मेरे पास में, और जो बरसात के भरोसे हो गया उसका 1.5 गुना मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको होगा तब दोगे ना मेरे को। तो सरकार भी अपने वायदे से मुकर सकती है, वो वायदे में कैसे दूं आपको मैं, एक बात। दूसरा, अब जैसे हम ये बात कहते हैं कि साहब उस दिन भी योगेंद्र जी आपके चैनल से मैंने बात कही थी, हाउसिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कृषि के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसी को तो इसी सेक्टर में मिलता है, और गांवों से जो लोग पलायन करके आते हैं वो अक्सर इसी सेक्टर में खप जाते हैं। हाउसिंग सेक्टर के नाम पर हमने क्या करा, न हमने हाउसिंग की छूट बढ़ाई, यहां तक कि हाउसिंग के अंदर जो कैपिटल गेन है उसको भी हम खत्म करते तो शायद एक सेकेंडरी डिमांड पर जनरेट हो सकती थी। सो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बजट को देखकर मेरे को ये नहीं लगता कि ये बजट विकास के अनुरूप है। हमें विकास हो गया है, विकास पागल हो गया, वो हम जो कभी सुन चुके हैं। सवाल उठता है योगेंद्र जी आज भी, और खुले मन से बात करना चाहूंगा मैं कि हम कहां चले थे, कहां पहुंचे। सरकार ने एक चेतावनी जारी कर दी है, बढ़ता हुआ घाटा, उस पर लगने वाला ब्याज वो सरकार की कंसर्न है।
ठीक है ना, वो 3% 3.3 हमने रख दिया फिजिकल डेफिसिट को, पर इनफैक्ट बहुत ज्यादा। और एक चीज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि साहब कुछ टैक्स का प्रावधान नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूं कि बजट के बाहर भी एक पैरेलल बजट एग्जिस्ट करता है इस देश के अंदर, जब मर्जी को घोषणा कर देते। बिल्कुल, इस वजह से बजट की जो महत्वता है खत्म हो गई ना। हाँ, वो खत्म होती गई। आज भी मैं कोठारी साहब वापस लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हाँ, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2018-19। बजट से क्या मिला आपको, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बजट पे कुछ रिएक्शंस हमारे पास में पहुंची हैं। शशि थरूर, अनंत कुमार और कुछ लोग और हैं, एक बार जरा सुनिए, उसके बाद हम वापस हमारे पैनलिस्ट के पास पहुंचेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए और नौजवान के लिए ये बजट पेश किया। ये जो बजट उन्होंने पेश किया है एक परिवर्तनशील बजट है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है। यानी केवल बजट के ढांचे में और आर्थिक इंस्ट्रूमेंट्स में ही वो परिवर्तन का विषय नहीं है। यानी आम आदमी की जिंदगी में, एक गरीब के जिंदगी में, एक किसान के जिंदगी में, एक नौजवान बेरोजगार युवा की जिंदगी में कैसे एक परिवर्तन लाना, इसके बारे में बजट है। ये बजट आम लोगों के लिए है, देश के हित के लिए है। मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत सोच समझ करके इस बजट के माध्यम से देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबका ख्याल रखा। खासतौर पे किसानों के लिए 3 गुना उनके लागत पूंजी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम किया गया। सचमुच में अद्भुत कदम है और देश की जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। 5 लाख परिवार को राहत देने की बात की है हेल्थ सेक्टर में। Budget, I must say that we had all braced ourselves for something more spectacular in an election year or just before an election year. I don't think that is what anyone is going to find in this budget. माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, लोक लुभावना बजट है और इनसे आम जन को कोई राहत महसूस नहीं होने वाली है और व्यापारियों के लिए कोई संतोषजनक फायदा नहीं है और ना ही ये सिर्फ बजट बड़े बड़े उद्योगपतियों का बजट है। व्यापारी वर्ग से एक सिस्टम के तहत पैसा लिया जाए, टैक्सेस लिए जाए, अच्छी बात है, पर उसको बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ दिया जाए, वो मेरे हिसाब से गलत है। हम टैक्स देने की मना नहीं कर रहे, जितना आपका बनता है उससे ज्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर इस तरीके से निचोड़ के लो। तो चलिए, आपने सुना आम जन को भी और कुछ पॉलिटिशियंस के भी रिएक्शन सुने। अभी हमारे साथ अलका जी हैं। अलका जी, मैं 2-3 बातें जानना चाहूंगा कि स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कुछ ऐसी चीजें थी और महिला सशक्तिकरण की काफी बातें भी की गई थी। पिछले उसमें मातृत्व स्कीम के लिए पैसा भी कुछ उसमें एलोकेट किया गया था। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए शायद उस वक्त दिए भी थे। अभी मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। निर्भया फंड का भी क्या करेंगे, इजाफा होगा या उसको किस तरह से वो लोग काम में लेंगे। तो कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो सरकार की भावना, समर्पित, कई बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं, कितने उत्साह दिखाई दे सकता है इस बजट से महिलाओं में? मुझे अगर आप कहें आज के बजट के बारे में, तो वाव फैक्टर जो मैं पॉजिटिव बात है वो पहले एक ही बात बोलूंगी। एक ही वाव फैक्टर है इस बजट का कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंदी में बोला है, दैट इज इट। उसके अलावा मुझे कोई एक्साइटिंग चीज नजर नहीं आ रही जिसपे की डिस्कशन किया जाए एज फार एज अदर कम्युनिटी इज कंसर्न। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात की जाए, गृहिणी के लिए बात की जाए, क्योंकि कोई भी हमारी रोजमर्रा से रिलेटेड चीजों को जो भी हम सोचे थे कुछ राहत मिलेगी, सस्ता होगा, इनकम टैक्स
स्लैब के ऊपर, रिबेट के ऊपर, किसी भी चीज में कुछ ऐसा है नहीं है जो आज मैं डिस्कस करके कह सकूं कि हाँ अच्छा लग रहा है कि बजट पे कुछ डिस्कस है। टोटली इट्स लाइक सिंपल सेम, जैसा पहला था वैसा ही है, कुछ नया है नहीं जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, कुछ ऐसा अच्छा है नहीं जिससे हमें उत्साह मिले कि हाँ आने वाले 8, 9, 10 महीने या साल भर जो है हमारे लिए अच्छे निकलेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इस बजट में किस चीज पे डिस्कशन करूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे ना पेट्रोल के दामों पे, ना गैस के ऊपर, ना सब्सिडी के ऊपर, ना लोन्स के ऊपर, ना इनकम टैक्स रिबेट के ऊपर। किस पे आप बताइए, किस पे डिस्कशन करूं? कुछ है ही नहीं मेरे पास डिस्कस करने के लिए। देखिए योगेंद्र जी, अलका जी जो कह रही है इनकी व्यवस्था में समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। और मेरा इसमें छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सरकार की आर्थिक हालत में कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन अवेलेबल होता तो शायद हम स्लैब को बढ़ाते, शायद टैक्स को हम लोग कम करते। वो एक तो क्वेश्चन सरकार का अवेलेबल नहीं है, दूसरा सरकार के पास में रेवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए वो आ नहीं रहा है सर, और तीसरा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं सर। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप खर्चे तो देखिए कम नहीं होंगे, सरकारों में कहा जाता है कि कटौती करिए, 5 स्टार होटल्स में मत बैठिए, ये मत करिए, वो मत करिए, लेकिन आप तो सरकार की बात कर रहे हैं, पार्टी की बैठक ही 5 स्टार होटल्स में होती हैं। तो वो कल्चर तो मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में बदलने वाला है। सब सोचते हैं कि सरकार आइए, सब यूं ही कहते रहे, एंजॉय करिए, बढ़ जाइए, नहीं तो कम से कम बीवी बच्चे पूछेंगे 5 साल में आपने क्या किया। जनता का तो कुछ नहीं किया, कम से कम खुद तो एंजॉय कर सकते हैं वहां पे होटल्स का। तो ये सुख कोई छोड़ना नहीं चाहता, और इजाफा भी जो सैलरीज में है वो होगा। हालांकि एक बात यहाँ पे ये कही गई है कि 5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज और इनकी जो सैलरी है 5 साल में रिव्यू होनी चाहिए, उस पर जरूर उन्होंने एक जिक्र किया है। अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन 5 साल में कई बार होता है कि 2-3 साल में लगता है कि महंगाई बढ़ गई, तो चलिए कुछ नहीं करना होता है, एक प्रस्ताव पारित करना होता है, उसके की सैलरी इतनी इंक्रीज हो रही है तो कौन पूछने वाला है। दो वर्ग ऐसे हैं, तो वो एक और दूसरा जजेस अभी सारी खुद बढ़ा रहे थे पाने वाले श्रीनाथ जी, देने वाले श्रीनाथ जी, और बहुत लोग कभी हमें कुछ मिल जाए जी। नहीं सर, लेकिन डिमोनेटाइजेशन में जैसे कहा था कि काला धन निकल के आया है, तो आप इनकम की जहाँ अगर बात करते हैं तो कैसे नहीं है, जब इतनी सारी इनकम वो डिमोनेटाइजेशन जिसके लिए लगाया गया था उससे इनकम तो आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। हमने कहा 100 रुपए ब्लैक मनी और 100 रुपए जमा हो गया, कहाँ ब्लैक मनी 100 रुपया में जमा हो गया, वो जमा हो गया तो कहाँ नहीं ना। तो पर्पज डिमोनेटाइजेशन का वो तो डिफिट हो गया, ठीक है ना जी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम समझना चाहते हैं, हम कृषि की चिंता कर रहे हैं सर, मैं बहुत क्रूर शब्द में आपसे कह दूं कि सरकार की प्राथमिकता पर कृषि नहीं है, कृषि उत्पादन नहीं है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था जुड़े हुए हैं, और उसका एक मूल मंत्र बहुत क्लियर है कि अगर पाकिस्तान में प्याज सस्ता है मैं वहां से मंगा लूंगा, अगर अमेरिका का गेहूं सस्ता पड़ रहा है तो मैं वहां से मंगा लूंगा, मैं काय को तो किसानों को नजर उठाऊंगा मैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर मार्केटिंग डेवलप हो चुकी है के अंदर ये गुड्स का फ्री मूवमेंट है, और ये वो फ्री मूवमेंट है जो आज किसी भी देश में भूखा नहीं मरने देता, या किसी देश में किसी चीज की जाती ऐसा नहीं देता। इस देश में क्या होना चाहिए था सर कि सरकार भी एक व्यापारी की तरह काम करती है। जब पेट्रोल के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $4 प्रति डॉलर आ गया था, तो भी हमने ऑयल के प्राइसेस कम नहीं करे। अभी हम लोग प्राइस कम नहीं कर रहे। और मजे बात देखिए, इंडियन ऑयल का जो प्रॉफिट बढ़ा है वो डबल से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा। अब सवाल ये होता है कि सरकार के मंशा कहाँ है, आप ख्याल रखें। अगर रखना होता तो पेट्रोल एक्साइज खत्म कर देती, इसको भी जीएसटी में डाल देती जी। इसके पीछे ये तो नहीं है कि सरकार की सोच ऐसी हो कि जैसे शेयर मार्केट में कुछ अपने शेयर्स को लेकर के जाने की है कि कहा उसमें 14 कंपनियों को लेकर के जाएंगे जिसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियां भी होंगी। तो ये तो नहीं है कि एक बार सरकार नवरत्न कंपनी के रूप में उसे करे और उसके बाद जब आप मार्केट में सरकार की हालत इतनी खराब है सर, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हमने बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दिया। क्यों? पैसा ही नहीं, और जब पैसा नहीं होता तो आदमी क्या करता है, घर के सामान बेचना शुरू कर देता है। वही सरकार आज कर रही है आज। अदरवाइज पब्लिक सेक्टर जो कि कभी नवरत्न में क्या कमांडिंग हाइट्स हुआ करते थे अर्थव्यवस्था की, आज स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। आपको बहुत से इश्यूज में रहे होंगे। सो सरकार ने क्या करा कि मुझे पॉपुलिस्ट स्कीम चलानी है। सरकार ने लोकप्रिय स्कीम चलाई, वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, जो भी नाम देना चाहो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया, जो भी स्कीम सरकार ने चलाई, उसका पैसा कहां से आया? उसका पैसा वही पैसा है जो
जो पेट्रोल से मिलने वाला राजस्व है वही पैसा सरकार ने ले लेके उस काम चला सर। अब नतीजा हमने नरेगा शुरू करी सर, कौन से बहुत अच्छा था, पर आज क्या उसमें एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है सर, वो पैसा मेरा डंप हो गया, वो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, तो ग्रोथ कहां से आएगी आपको? अगर ये रोड यहां से बननी है और रोड जब तक यहां तक नहीं बनेगी उसमें ट्रैफिक नहीं चलेगा। हमने क्या करा, यहां तक बना के छोड़ दी और कोई दड़ी दुड़ी उस चीज का। इसलिए सर कहने तात्पर्य यह है कि सरकार की इंटेंशन कुछ भी हो, हकीकत में हर औसत हिंदुस्तानी लगता है कि हमें कुछ और बेहतर मिलना चाहिए था, जो इस बजट से पूरा होता नहीं दिख रहा। और मुझे बात देखिए, आप बहुत सफाई से ये कह दिया कि अब कोई छूट वूट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, खुद लड़ो, खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट का डायनेमिक्स है जो सरकार ने हम सबको कम्युनिकेट करा। चलिए अलका जी, एक बार और आना चाहूंगा, उज्ज्वला योजना से कुछ ये कह सकते हैं कि 8 करोड़ परिवारों को और जोड़ेंगे। मोदी साहब लगातार ये बात कहते हैं कि ईंधन की वजह से जो धुआं है उससे आंखें खराब हो रही हैं। उज्ज्वला योजना की इफेक्ट ठीक जो लग रहा है, क्योंकि सरकार को भी काफी मजा आया उसमें। उत्तर प्रदेश में उसका बड़ा एडवांटेज सरकार को मिला है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक योजना ये और एक जो टॉयलेट फुल टॉयलेट बनाने की स्वच्छ हाँ, तो उसके लिए और इन्होंने कुछ एक स्कीम्स डाली हैं जो चीज ठीक है। आई थिंक उसमें महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। इसके पीछे छुपे मंतव्य पहचान लीजिए। मंतव्य क्या है? इलेक्शन जीतना है मेरे को, आप तो वोट दोगे नहीं, लेडीज से वोट बिल्कुल नहीं। जहां तक टॉयलेट की बात मैं बता दूं आपको, टॉयलेट बनाना कोई ये गारंटी नहीं है कि कोई इसको यूज करेगा, तो पानी है ही नहीं। हाँ। पानी की सप्लाई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सप्लाई इज नॉट देयर, जहां ये ओपन डेफिकेशन होता है वहां पानी नहीं है, तो तभी तो वो बाहर जाते हैं, वो खुद भी बना लेते। सीवरेज लाइन नहीं है वहाँ पे, जाएगा कहाँ से? उनको पैसा मिला, तो इसलिए सेकंड आप दूर पर जाइए, इस बाजू ये जो अमरूदों के बाग में सरकार ने बनाए थे टॉयलेट्स, हाँ कोई यूज कर ना, आप देखिए उसमें किसानों ने तो अपना घास फूस डाल दिया, यूज कर रहे हैं स्टोरेज। हाँ, वो तो ये दूसरा मैं ये कहता हूँ सबसे ज्यादा चिंता का विषय मुझे तो इस बजट में जो लगता है, पहले इन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यदि नहीं करेंगे, आपको ताजुब होगा कि स्टेट्स की हालत ये है। मैं तो आई डोंट नो कोई आप में से रवीश कुमार जी को प्राइम टाइम पे देखता है कि नहीं, आजकल उन्होंने 8-10 एपिसोड कर दिए। इट इज वर्थ सीइंग, आप देखना, आंखें खोलने वाला है। मैं तो सोचा करता था राजस्थान में ये कोर्ट में चले जाते हैं, भर्तियां अटक गई, 10-10 साल से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। पूरे देश में, पूरे स्टेट्स में ये हालत ये है। महाराष्ट्र में 20 लाख जॉब है, उन्होंने 5 लाख जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, उनको एलिमिनेट कर दी। ये तो होने वाला है। और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है कि जिसमें 4 साल या 5 साल से ज्यादा वक्त अगर कोई वैकेंसी लैप्स कर दो, आप उसको लैप्स कर दीजिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी है क्या? कोई भी मतलब ये इंडिकेटिव यदि आप कहीं ओपन मार्केट में कोई एवेन्यूज हैं तो वो सरकार तो लास्ट आएगा लोगों के लिए। यहाँ चलिए एक बार मैं अलका जी के पास में वापस जाना हूं। अलका जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसमें मैं एक बात देख रहा हूं, मोदी साहब का जो विजन रहा है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, बजट में जेटली साहब बोल रहे थे उससे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आया इन सब चीजों का। इस बार वो माइल्ड रहा इस बजट में। और हम जैसे एम्प्लॉयमेंट का जिक्र कर रहे थे, हाँ। जिसमें कि हम स्टार्टअप्स के लिए स्कीम निकाल रहे थे, उनके लिए बजट एलोकेशन कर रहे थे, तो वो एक्चुअली पूरा अभी तक जो पिछले सालों में भी हमने एलोकेट किया है वही यूटिलाइज नहीं हुआ। आप बात कर रहे थे निर्भया फंड और इस फंड की, वही अभी तक 60, 70, 80% अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। निर्भया हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ होना था उनके लिए, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स खोल 1000 करोड़ फंड में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, वो भी यूज नहीं हुआ है। स्टार्टअप के लिए कुछ नहीं किया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक बात है, हम पहले भी हमेशा बात करते हैं कि लोगों का रुझान प्राइवेट नौकरियों की तरफ मोड़े। प्राइवेट नौकरियों की तरफ मोड़ने के लिए इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, एमएसएमई यूनिट्स होनी चाहिए, उनको कुछ करेंगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर पाएंगी। तो वो जनरेशन के लिए एमएसएमई तो पिछले 2 साल से, हाँ बिल्कुल एमएसएमई पर आना चाहेंगे। 2 साल से जीएसटी समझने में लग रहे हैं, पिछले 1-6 महीने से। वो क्या जनरेशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सबसे खुशी बात क्या है, मोदी जी ने ये नहीं कहा मित्रों, उनकी आवाज नहीं सुनाई दिया। अगर जैसे बोलते मित्रों, मैं समझ भाई प्रभु कृपा रखो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। नहीं, इस बजट के अंदर सबसे बड़ी समस्या महंगाई की भी है। महंगाई के लिए भी ना तो ये लोग इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं, रेलवे का किराया कम करने की आवश्यकता है। अभी रेलवे का जो अपर क्लास का किराया है हायर साइड में, और ये उसको बढ़ाते ही बढ़ा जा रहे हैं, उसको डायनेमिक प्राइसिंग का नाम लेके उसका बढ़ा दे रहे हैं। आज जो हमारा प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था वो 10 रुपये मिल रहा है।
और सुविधाएं उसके प्रोपोर्शनेटली आ नहीं रही है, खाना जो क्वालिटी घट रही है, खाना महंगा हो रहा है। तो कुल मिला के महंगे का तो बढ़ाने का इन्होंने अच्छा खासा प्रबंध कर रखा है और उसके बारे में उसको नियंत्रण में लाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई की बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसमें ये प्रेजेंट सरकार की बात नहीं करूंगी, तो सारी सरकारें महंगाई बढ़ाने में ही लगी रहती हैं। और जब अपोजिशन में जब होते हैं तो तब दिखाई देते कि महंगी है, लेकिन अदरवाइज सारी सरकारें ये ध्यान सब नहीं देती है। तो अल्टीमेटली पिसता कौन है? मध्यम वर्ग या जो लोअर पीपल हैं, जो लेबर क्लास हैं, वो सबसे ज्यादा पिसते हैं। नहीं अलका जी, कोई नहीं पिसता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम चला रहे हैं सर। काम चला रहे हैं सर। देखिए यूं तो क्योंकि उसकी पिसाई यूं तो बीटेक वाले भी पकौड़ा बेच रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए जॉब ना। It is not that the government is doing it. So none of the government is thinking about all these things. The persons who are suffering and will be suffering only. Whatever the government बिल्कुल is. उस सफर से कम निकालना चाहिए। आप अगर सफरिंग को अगर और सफर ही कराते रहेंगे तो मुझे लगता है कि काफी वो एक विश्वास वाली बात है। 2-3 इशू तो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी होने चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, किसान एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है। देखिए महंगाई को भी आदमी जब पैसा आता है तो महंगाई भी उसके लिए मायने नहीं रखती। अगर आप उसको जॉब चांस दे रहे हैं, आप उसकी अर्निंग अगर ठीक से होगी तो मुझे लगता है। देखिए तो बजट का सीधा एक फार्मूला होता है। वैसे तो खैर कोठारी साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं, व्यक्ति ये चाहता है, एक आम आदमी की जो धारणा है कि मेरे पास सिर्फ इतना सा पैसा हो, सिर्फ इस वजह से यूज कर रहा हूं मैं कि जैसे इन्होंने कहा कि उम्मीदों का कोई एंड नहीं है, सिर्फ इतना पैसा हो कि मेरे 2 वक्त का खाना मेरे परिवार के साथ में खा सकूं, मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं और भविष्य में अगर किसी चीज के लिए जरूरत पड़े 2 पैसे मेरे जेब में रहें। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर उसको जो हालात अगर उसके अकॉर्डिंग उसे 6,000 में मिल रहे हैं, चाहे 60,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर वो उसके लिए एनफ है, सफिशिएंट ऐसे हालात अगर आपने बना के रखे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मैनेजमेंट किसी गवर्नमेंट का हो नहीं सकता। आज हो ये रहा है कि जब आपकी सैलरी हाथ में आती है उससे पहले तो फिक्र आपकी उसी दिन उंगलियों पे होना शुरू हो जाती है। फिर महंगाई, और महंगाई की बात जो हम जिक्र कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज को तब दिखाई देता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, सत्ता की कुर्सी पे बैठते ही वो रास्ते बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि तो जरूरी अगर कदम नहीं उठाएंगे तो देश से बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि महंगाई का जब जिक्र हुआ करता था, 65 रुपए फ्यूल रेट थी यूपीए 2 के वक्त। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली साहब, राजनाथ सिंह जी, हाँ बिल्कुल गाड़ी में और सिलेंडर्स के साथ में बाकायदा उन्होंने रख करके वहां प्रदर्शन किया था कि ये देखिए हालात ये हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि 700 रुपए सिलेंडर जा रहा है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। और ये बजट, ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ सरकारों की एक अलग कुछ इस तरह के स्थितियां डेवलप कर ली है। मैं तो कहूंगा कि एक मैनेजमेंट इस तरह का है कि आप इश्यूज ऐसे हैं जिससे सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा, उनको आप बिल्कुल ठंडे मत होने दीजिए, उन्हें बरकरार रखिए। चाहे पद्मावत हो, चाहे और दूसरी चीजों, अगर पद्मावत का हल्ला नहीं मसता तो लोग फ्यूल के रेट पूछते हैं कि मैं 80 रुपए में क्यों पैसे पेट्रोल खरीद रहा हूँ। सरकार चाहती है कि कुछ मुद्दे हमेशा अनुत्तरित रहें, ताकि कुछ कहने को हो और कुछ सुनने को हो। एक महंगाई, एक बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और महिलाओं प्रति बढ़ते हुए अपराध, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हर सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको जिंदा रखना चाहती है। अदरवाइज हम डिस्कस क्या करेंगे कि हिंदुस्तान में पिछले 5-6 सालों से या 10 सालों से विचार विमर्श की प्रक्रिया ही बंद हो गई है सर। हम सब लोग सोचना समझने बंद कर दिया, जो दिख रहा है उसी को सत्य मान के गुजार रहे हैं। और ये बड़ा घातक प्रतीक है कि जिस समाज में लोगों ने सोचना बंद कर दे उस समाज का पतन। देखिए सर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि रिएक्शंस के लिए ये कहा जाता है, अलका बत्रा जी हमारे बीच में बैठी हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के प्री टॉक्स में भी जाती हैं, आप भी जाते हैं, माफ करिएगा, और आप लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं, रेलवे से इन्हीं के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, आप लोग भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे, कई बार चर्चाएं आती होगी। बजट में जो बताया जाता है कि ये चीजें सुझाव दीजिए, ये सुझाव है, पहली बात तो जो चर्चाएं सुनते हैं क्यों पूरी बात सुनी नहीं जाती है आपकी। अगर कोई सुनता भी है तो जब बजट देखते हैं तो सुझाव देने वाला सर पकड़ता है कि मैंने ये सुझाव दिया था, मेरे पड़ोस में बैठा था उसने सुझाव दिया था, उसने दिया था, लेकिन निकला कुछ नहीं। हो सकता है कि जो बुलाने वाला है शासन अध्यक्ष है, जो भी स्टेट का मुख्यमंत्री होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, वो चाहता है कि मैं जनता को राहत दूं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जिसका जिक्र अभी 2 अधिकारी हमारे साथ में बैठे ये कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जो उन्होंने तय कर रखा है स्ट्रक्चर है कि इस बजट में हमें चीजें तो यही देनी, यहाँ राहत देनी और ये यहाँ राहत को आफत बनानी है, वो बिल्कुल एक सेट है कि वो बना करके रखेंगे। कोई कुछ भी कर ले तो भी स्मार्ट तरीके से उसको ऐसा काट करके रखेंगे क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उसमें चीज देख सकें, क्योंकि मंत्रियों का कद घट गया।
वो कद्दावर मंत्री कभी हुआ करते किसी जमाने के अंदर। नहीं साहब, कद की भी बात नहीं है, वो इतना एग्जैक्ट भी नहीं करना चाहते। वो बड़ा उद्घाटन, बाहर घूमना और जनता के बीच जाना, वो उसकी चक्कर में रहते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने एक महाराष्ट्र के स्टेट की एक स्टडी की कि उनके यहाँ डिफेंस ऑफिसर्स एकदम से यूपी और दिल्ली से कैसे ज्यादा हो गए। तो हमें पता लगा कि उनके यहाँ एक डिफेंस सर्विसेज कैरियर इंस्टीट्यूट है, तो वो उसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्ट है उसके करीब 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिफेंस में जाते हैं और पास हो जाते हैं इसमें। तो हमने भी यहाँ एक प्रपोजल दिया कि एक जमीन दो, सरकार ने जमीन अलॉट कर दी हमें, और हमने कहा 1.5 करोड़ का इस साल का बजट दो उसके बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं ये क्यों, क्या मतलब हुआ 1.5 करोड़ रुपए देने का, इसमें क्या फायदा है? मैंने कहा फायदा कैसे नहीं है, ही इज नॉट प्रिपेयर टू लिसन, ही डिडंट इवन रीड माय स्टेटमेंट ऑफ केस, और कुछ भी पढ़ा नहीं उसने। तो बोला नो इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है बोला आपने दे दिया पॉइंट, इट्स ओके। सरकार ने मान लिया, सैंक्शन हो गया, लेकिन उसने जो बजट प्रपोजल दिए उसमें 1 करोड़ रुपया डिफेंस ऑफिसर्स की तैयारी कराने के लिए, कोचिंग के लिए दिया जाएगा, और वो एक प्राइवेट जो एनजीओज हैं दे विल डू इट। वो भी कोई डिफेंस या डिपार्टमेंट के नीचे नहीं होगा, एनजीओज देंगे। वो पैसा 1 करोड़ में सैंक्शन हो गया। तो हमने कहा साहब इसका क्या करें? बोले नहीं आप चलाइए साहब, इनको किसी एनजीओ को जो एक्सपर्ट है हम आपको बता देंगे, आप उनसे हमारी सैंक्शन ले लो। मैंने कहा मैं तो इस बजट को नहीं इस्तेमाल करूंगा, आई लीव इट, सरेंडर इट, बिकॉज ये किसी काम का नहीं है हमें, आप अपने एनजीओ को फैला रहे होगे। तो ये इनका अपना फायदा देखते हैं, और सरकार के पास टाइम ही नहीं है कि आपने सैंक्शन क्या किया और दे किसके लिए। मैं कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा प्री बजट सेशंस में लोगों को बुलाया जाता है, उनके सजेशंस मांगे जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली 3 साल से इसका पार्ट रही हूँ, और आज भी मैंने लिस्ट देखी है जिनको बुलाया जा रहा है। प्रैक्टिकली कहें तो उसमें 70% लोग सिर्फ जो कि राइट सजेशंस नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो उसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला कौन है और एनालाइज करने वाला कौन है। फर्स्ट प्री बजट सेशन में मैं कह सकती हूँ कि मैंने 5 सजेशन दिए थे, उसमें से 2 या 3 बोल के बोले थे, तो वो इम्प्लीमेंट भी हुए, कुछ फर्क पड़ा। क्योंकि आज स्किल इंडिया शुरू बाद में हुआ, हम उसको पहले प्रपोज कर सकते थे, क्योंकि मैं इस फील्ड में प्रैक्टिकली 20 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है ग्रास रूट पे कहाँ क्या जरूरत है, क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो अब मेरे को लगता है ये सब फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। प्री बजट सेशंस को कॉल करना, लोगों को बुलाना, उनसे मिलना, सेल्फियां लेना, काम खत्म। लेकिन अब सेल्फी भी महंगी होगी, क्योंकि वो जो क्वालिटी जिस फोन के साथ में आनी चाहिए एक फेस, ये वो भी अब आपको महंगा होगा, क्योंकि सेल्फी आपके लिए भारी हो सकती है। ये महंगाई और कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्त हम स्पेंड करेंगे रूरल डेवलपमेंट पे। डिजिटल इंडिया का जो सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उसमें 10,000 करोड़ रुपए दे भी रहे हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्र या फिर कटहल सेवा केंद्र हैं, वहां तक वो लाइनें पहुंचेंगे, हर पंचायत को जोड़ेंगे। ये फेजेज में काम भी चल रहा है बीएसएनएल का। मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है उस प्लानिंग में पैसा एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए, क्योंकि हर पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक मान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधाएं अगर होंगी तो थोड़ा ठीक होगा। बिल्कुल, बशर्ते आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए जी। जब तक उसको इम्प्लीमेंट आएगा, मेरा आचार संहिता लग चुकी होगी आराम से। नहीं, मोदी साहब को लेकिन भरोसा है कि क्योंकि कई योजनाएं उनकी 2022 तक के लिए हैं। नहीं, भरोसा तो ठीक है, क्योंकि सामने कुछ है नहीं ना। वैसे नहीं जीता कि ये जीतने लायक हो, तो सामने कुछ नहीं। बात ये है साहब इम्प्लीमेंटेशन की। एजेंसी क्या है आपके पास, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसको। आप ये इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की थी, फ्री में गरीबों को मकान अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने क्या है, गांव के 1-2 किलोमीटर दूर जोड़ी खाली थी, तो सरपंच ने देखा इसमें अपनों को मौका मिल गया, खाली जमीन पड़ी है, इसमें घर बना दिए, उसमें पशु रहते हैं, सारी खिड़कियां तोड़ के ले गए लोग, तो ये पैसा व्यर्थ गया। इसी तरह से ये कह रहे हैं 2022 तक सब गरीबों को मकान अलॉट कर देंगे। नाउ टेल मी, कितनों को कर दिया आपने? पहले ये तो दोनों आंकड़े उसके अंदर आपने जो पहले भी ये कितने सालों से स्कीम चल रही है ये मकान देने की, आपने कितनों को दे दिया आज तक, और कितने बाकी रह गए जिन्होंने अप्लाई किया या जो एलिजिबल हैं इसके लिए, वो नहीं बताएंगे। हम आगे क्या करेंगे, आगे बताएंगे। आगे तो आगे बढ़ते रहो। हम लोगों
क्या हार्ड एंड मनी है जो वेस्ट होती है, बिल्कुल टोटल वेस्ट। ये जो डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ, रूरल कॉरिडोर भी बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, कहाँ काम हुआ, ये सर भी बताइए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक एग्जाम्पल है, क्योंकि सक्सेसफुल एक केस है। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और रेलवे का नेटवर्क विकसित होगा और इंडस्ट्री जाएगी। बट आज उसकी प्रोग्रेस को देखें तो उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है और प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट की चेंज हो रही है। उसका तो बात जिक्र कम हो रहा है, बुलेट ट्रेन का जिक्र ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की शायद इस देश को इस स्टेज में आवश्यकता भी नहीं हो। तो जो प्रायोरिटी, फिर आप बजट उसको कम दे रहे हैं। जहां मेट्रो आनी चाहिए वहां आने दी है, जहां नहीं आनी चाहिए वहां आ रही है। तो गवर्नमेंट उस तरह से प्लान करी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया। वैसे राज्य सरकार ने बहुत बड़ा काम करा है। क्या? जो राजस्थान के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनको नीचे से देखना चाहें धरातल से, तो अंडरग्राउंड कर दी मेट्रो बना के देखिए। बट एक मैं बताऊं आपको, सब नीड है, जरूरत है, क्योंकि जो बड़े शहर होंगे। अजी जरूरत तो है, मेरे को बताइए। हाँ वही तो बात है ना। ये जो कनेक्टिंग लेग है ना उसका, जो आप अम्बावाड़ी से जो सीतापुरा की बात कर रहे हैं, वो आना जरूरी है। उस लेग को बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको तो आने नहीं दिया, उसका आने नहीं दे रहे। उसका जो फंड है वो अहमदाबाद को चला गया, गुजरात चला गया, जहां भी गया जो अगर वो नहीं आएगा तो मेट्रो घाटे में चलेगी। आज मेट्रो में घाटा लग रहा है और उस घाटे को कोई सस्टेन नहीं करेगा। आज आप सेकंड लेग के लिए पीपीपी मोड पे जाना चाहते हैं और उसमें भी आप फर्स्ट लेग को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन इंटेलिजेंट आदमी होगा जो घाटे का सब काम करेगा? ब्रिज देखिए, तो गवर्नमेंट को फंड करके 11 के ऊपर एक ब्रिज बना है रेलवे स्टेशन के पास। वो ब्रिज बनना था हाईवे के ऊपर, सैंक्शन हुआ हाईवे के ऊपर और बन गया स्टेशन रोड पे, स्टेशन तक, स्टेशन में उतर रहा है वो। उसमें कौन जाता है बताइए? इतना आप जाइए, मतलब हंसी आती है। उसके ऊपर सवार कर सकते हैं, उससे कोई ट्रैफिक नहीं है, आप उसके ऊपर टैंक लगा के आराम से सवार। हम बात करते हैं ये बताइए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अगर प्रोग्रेस कम होगी तो देश को घाटा ही होगा और आपके जो महंगाई बढ़नी है, उस प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे मेट्रो है, दूसरी जगह मेट्रो इंट्रोड्यूस करने के पहले जयपुर की मेट्रो का दूसरा लेग जो लेफ्ट हो रहा है उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आपको इनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका घाटा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। चलिए मैं रोकना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल आपका बाड़मेर रिफाइनरी का है। अगर बाड़मेर रिफाइनरी पहले 4 साल आई हुई तो आज हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता, प्रोडक्शन होता। आज स्टेट गवर्नमेंट का जो हालत है जो अच्छी होती, बट वो उन्होंने उसको डिले किया। डिले किया तो उसका नुकसान कॉमन आदमी को जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, आपको कम से कम जो निर्भरता है वो खत्म होती, वो एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता था। चलिए तो हम बजट पे चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार का 5वां बजट पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी भारत की विकास की गाथा को आगे ले जाने वाला ये बजट विकास की कल्पना और विकास दोनों को देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना, किसान तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, दलित, आदिवासी और मजदूर तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों का समावेश किया गया है। Nothing but an eyewash. It is an attempt to mislead the electorate, to mislead the people of this country in an election year by shedding crocodile tears, by trying to obfuscate facts. And it is possibly the most cynical exercise in hypocrisy which has ever been attempted by any government during the presentation of a budget. किसानी बजट के रूप में पेश किया जाएगा तो वाकई में वित्त मंत्री जी ने इसको किसानी बजट के रूप में पेश किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और लघु उद्योगों को विभिन्न तरीके से राहत पहुंचाई है। आज का बजट बहुत ही समझिए आप, मैं इसको घटिया लेवल का कहूंगा। हालांकि
हालांकि ये भाषा बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार जिस ढंग से काम कर रही है पूरे भारत में, बात वही बात है कि बात कही है, लेकिन बात अगर होए तब हम माने कि बात कही है, क्योंकि युवा वर्ग को चाहिए रोजगार। जब मोदी जी के अंदर में आए थे तब भी बोले थे कि 5 करोड़ रोजगार देंगे हम, लेकिन रोजगार देने की बजाय पिछली 4 साल से जो रुकी हुई है विज्ञप्ति निकालनी थी, जो भर्ती होनी थी वो की नहीं, लेकिन पद हटा रहे हैं कि ये पद को ही समाप्त कर दो ताकि लोगों को ये ना लगे कि कितने पद खाली पड़े। तो ये कर रहे हैं मोदी जी, और 70 लाख बस यही है, एक बजट का भाषण है और कुछ नहीं होना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2018-19। हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग पैनलिस्ट से। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज जाने माने आर्थिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ में हैं। किसानों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जी जाट हमारे साथ हैं। भाजपा नेता आरपी विजय साहब हमारे साथ हैं। सुरेंद्र धाकड़ साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सबका स्वागत है। कोठारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा बजट देखा, सारी तस्वीर साफ हो चुकी है, इस बजट को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, जैसा अपेक्षित बजट था मेरे हिसाब से वैसा ही बजट आया है, और इसको एक नई टर्मिनोलॉजी जो इसके आने वाले समय में हम प्रभाव देखेंगे, इसको हम लाइफ स्टाइल इकोनॉमी का बजट कह सकते हैं कि लोगों को लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव किया जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके साधन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेडिकल, इन सब चीजों को, रेलवे की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट और क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, उन दोनों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो आपका वो समर्थन मूल्य है उसका 1.5 गुना उनको देने का वायदा भी इसमें कहा गया है। वो कैसे देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना, तो नेचुरली उनको जो भी पैसा मिलेगा वो आय का साधन बन जाएगा, और एक नया प्रयोग किया गया। अब इसका आगे रिजल्ट क्या रहता है, तो कुल मिला के ये है कि जो भी हालात और सब परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़ी छूट की गुंजाइश भी नहीं थी। वो 5% वाला स्लैब को आगे बढ़ाया, 250 करोड़ तक के जो कंपनियां हैं टर्नओवर, उतना ही अपेक्षित था। बाकी खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि हमको जो सैलरी क्लास रेवेन्यू देते हैं वो पर कितना देते हैं, और प्रोफेशनल जो देते हैं वो पर पर्सन कितना देते हैं, तो उस कारण से उनको ये छूट नहीं देखी, केवल उनको छूट दी गई है। कुछ टैक्सेज इसमें लगाए इंटेलिजेंटली। इस बार जो बजट का जो एक नया समीकरण है, एक नया टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसको ऐसे कह सकते हैं अपन कि जैसे एक आपका मोह इस पे स्वास्थ्य और शिक्षा पे 3% उपकर था, उसको बढ़ा के 4% कर दिया। सामाजिक कल्याण के नाम पे एक अधिभार लगाया गया, वो 10% लगाया गया। ऐसे आपका पेट्रोल में उधर तो कटौती की है, लेकिन आपको 8 रुपए प्रति लीटर सड़क का उपकर लगा दिया। तो कुल मिला के ये है कि अब आप टैक्स की रेट मत बढ़ाओ, आप ये एडिशनल टैक्स, सेस ये लगा के, और उसमें कंट्रीब्यूशन पब्लिक से जो कमा रहा है या जो खर्च कर रहा है उसी में से लेके, और उसी को नीचे की सोसाइटी या जो वो तबका है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये नया एक इंक्लूसिव ग्रोथ भी हम इसको कह सकते हैं कि अब हमारे पास में नया उधार लेने के साधन सीमित हैं, तो उसी मनी को कैसे रोटेट करके, और एक लाइफ स्टाइल जो है, लोगों को कई समस्याएं हैं, उसका निदान कैसे किया जाए, ये प्रयोग इसमें किया गया है। जो मैं ये मानता हूं कि ये एक नया जो विकासशील सोसाइटी है, डेवलपिंग सोसाइटी है, उसमें इसी तरीके के प्रयोग करने पड़ते हैं। इसमें शॉर्ट कुछ नहीं होता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और एक नया दौर है, ये दौर इसमें आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कोठारी साहब से एक ही दिन पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और पॉपुलर बजट विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि देखिए चुनाव की धारणा और चुनाव को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, और ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ इसमें संभावनाएं नहीं है कि जो धरातल पे उतर पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बिल्कुल कड़वे घूंट के रूप में सरकार ने जनता को पिलाने की कोशिश की है, क्योंकि राहत की जगह ये मैं कड़वी घूंट की बात कर रहा हूं। जैसे अभी कोठारी साहब ने कहा कि आप एक तरफ से हल्का सा ये महसूस हो रहा है हमें कि इसमें कोई इंक्रीज नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ से आपने टैक्स लगा दिया। इसी तरह से दोपहर तक चैनल्स पे चला कि पेट्रोल सस्ता 2 रुपए, लेकिन बाद में पता लगा कि सेस बढ़ा करके उसको और महंगा कर दिया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इसको लेकर के एज ए कांग्रेस लीडर में वो 2 रुपया तो सस्ता हुआ है। ये जो इंटरनेशनल मार्केट का आज 1 तारीख थे वो होना है, वो उसका इफेक्ट है। वो उससे कोई सस्ता महंगा नहीं होगा। 8 रुपया वहां कम किया, 8 रुपया वहां लगा दिया, उसका इम्पैक्ट नहीं है। जी
योगेंद्र जी, जो हम बजट को पूरे को देखते हैं तो सरकार ने कुछ घोषणाएं तो ऐसी करी हैं जिनको देख के लगता है कि सरकार वाकई में बजट के प्रति गंभीर भी है या नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा हेल्थ स्कीम की उन्होंने बात करी है, हेल्थ केयर की, कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन पूरे उसके अंदर बजट के अंदर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। 10 करोड़ परिवार को 5 लाख नहीं, मैं ये कहता हूं यदि 50,000 रुपए भी यदि प्रति फैमिली एक साल के अंदर यदि यूज करती है इन सेवाओं को, तो सरकार को 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन 5 लाख करोड़ की बात कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए कैसे उसमें बजट में कहीं फंडिंग नहीं करी है। यदि इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम की भी हम बात करें कि इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी देके और वहां पर जो है फैमिलीज को जो बेनिफिट देंगे तो वो प्रीमियम भी 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया कम से कम आएगा। तो सरकार ने उसके लिए भी जो है बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया है। तो कुल मिला के ये घोषणाएं जो करी हैं उनके लिए बजट की जो फंडिंग है वो प्रॉपर नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो कड़वी घूंट की बात करते हैं, जो हमारा जो डिविडेंड था, जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जी, वो सेक्शन 1038 के अंदर पहले एग्जम्प्ट था, आपने उसको विड्रॉ कर लिया है। अब आपका जो है शेयर बाजार के ऊपर जो आपके इक्विटीज हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी बेस्ड, उनके ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर गेन होगा तो देना पड़ेगा। तो उसमें जो FII हैं या और कोई है, तो यहाँ पे उसका जो एक मार्केट के अंदर जो नेगेटिव जो सेंटीमेंट जाएगा और कि आगे जो लोग को जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, ये उसमें अब जो कैलकुलेशन फार्मूला दिया है 31 जनवरी का, उसके ऊपर आपको लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी कड़वी घूंट है। 25% की जो टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करिए MSME के लिए, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन आप ये देखिए पार्टनरशिप फर्म, LLP और इंडिविजुअल जो है वो 30% के हायर ब्रैकेट में है। आज जो हमारा पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो पूरे देश के अंदर तकरीबन 7 लाख कंपनियां हैं। जो मैक्सिमम में हमारा बिजनेस होता है हिंदुस्तान के अंदर वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के अंदर है। तो यहाँ पर उन्होंने जो टैक्स का ब्रैकेट है वो 30% है। तो सरकार ने आज उन 30% को राहत देके और यदि उसको 25% करते तो ये समझ में आता कि इसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। दूसरा, ये जो कंपनीज के 25% की बात करें तो इसमें एक राइडर है कि जो आपको चैप्टर 6A जहां पे ATI-A, ATI-B और सेक्शन 10 की छूट है वो आप नहीं क्लेम करेंगे। यदि जो कंपनियां, आप पूरे पहले भी पिछले साल भी इसको एनालिसिस किया था, जो कंपनियां इनको ऑलरेडी ATI-A, IB और 10 की जो छूट ले रही हैं, यदि वो छूट लेती हैं तो उनको इफेक्टिव टैक्स रेट 22% ही आती है। तो उन कंपनीज के लिए जो टैक्स का बर्डन 3% बढ़ गया है। ऐसे ही आपका रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा लिटिगेशन था सेक्शन 50C के अंदर जो है आपकी PLC रेट को लेके, तो उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपका यदि 5% है तो उसको जो है आप उस पर लिटिगेशन नहीं करेंगे। लेकिन हम सारे केसेज को देखते हैं, ट्रिब्यूनल्स को देखते हैं, ITAT में हम देखते हैं, तो जहां पे लोकल कंडीशन है और उनको देखते हुए 10 से 15% का जो डेविएशन था उसको ट्रिब्यूनल्स अलाउ कर रही थी। तो एक तरीके से जो ट्रिब्यूनल्स जो 10 से 15% के डेविएशन को अलाउ कर रही थी, वहां पे आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये मैक्सिमम 5% है। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कभी भी DLC रेट से गवर्न नहीं होती। वो खुद FM ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन उसको 5% करके आपने जो ट्रिब्यूनल्स या जो जुडिशरी है उसको भी आपने बांध दिया है। ऐसे ही आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो 40,000 की उन्होंने बड़ा उसमें बताया कि जो हमने सैलरी वाले ज्यादा देते हैं, बिजनेस वाले कम देते हैं, उसके लिए 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया। लेकिन साथ में 40,000 देके और 34,200 की जो सुविधाएं थी, बेनिफिट थे, वो वापस ले लिए। 19,200 का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो अब क्लेम नहीं कर सकते। 15,000 रुपए का जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट था वो क्लेम नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवली आपको 5,800 रुपए का जो है
छूट दी है। सेकंड जो आपको इसमें दिया है मेडिक्लेम के लिए, वो केवल सीनियर सिटीजन्स को दिए, जनरल पब्लिक को नहीं दिया है। ऐसे ही आपको जो है सीनियर सिटीजन को केवल जो बैंक की और पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स हैं उसके 50,000 की छूट दी है, वो जनरल पब्लिक को नहीं दी। तो ये सब चीजें ऐसी है जहां पे आम पब्लिक को जो बेनिफिट देना चाहिए था वो नहीं दिया, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ धाकड़ साहब बहुत डेप्थ में हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पे। आपने जो बातें गिनाई हैं कि किसी को बेनिफिट सीधा मिलने वाला नहीं है, अगर हल्का बेनिफिट हम कहीं सोच के चल रहे हैं, सपोज अगर मैं पूरी बातें नहीं समझता हूं, आप बड़ी बारीकी से, कोठारी साहब ने बड़ी बारीकी से चतुराई को पकड़ा आप लोगों ने कि आप इधर से एक लग रहा आपको कि ये ऐसा किया गया, पॉपुलर बजट भी नहीं है, कहीं राहत भी नहीं है, तो स्मार्टनेस भी इसमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। चलिए आप कह रहे हैं लेकिन पकड़ में आ रहे हैं, तो फिर इस बजट को किस उसमें हम लेकर के जा सकते हैं कि बजट की रेटिंग में हम लेके जाएं, तो कहां पाते हैं इस बजट को? आप इसको योगेंद्र जी इंटेलिजेंट बजट कह सकते हो जी, मेरे हिसाब से, कि एफएम ने इंटेलिजेंटली कि जहां जहां अब जैसे इन्होंने 5% डीएलसी वाला बताया कि भाई प्रॉपर्टी में 2 नंबर की डीलिंग होती है, 2 नंबर का लेन देन होता है, उसको हमको कर्व करना है, वो एक सरकार की ब्रॉड पॉलिसी है, तो उसमें हम 5% से ज्यादा नहीं देंगे, उससे होगा तो नहीं, वो डीएलसी रेट में कोठारी साहब है ना, उसका ब्लैक मनी कर्व से कोई लेना देना नहीं है। कई सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, आज कोई प्रॉपर्टी है डीएलसी रेट है, आज मान लीजिए यही बिल्डिंग है, आप उसकी बिल्डिंग है, पीछे का इलाका, आप उसको ये मान लीजिए, उसको सेटल करने का तरीका उन्होंने तय कर दिया है कि चलो डिस्प्यूट कम होंगे और सेटल हो जाए वो। ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट 15% तक इसमें डेविएशन मानते हैं, और दुनिया भर के उसमें डिसीजंस हैं कि जहां पे 15% तक का तो वो क्लैरिटी कर दी उन्होंने। चलिए मैं आऊंगा धाकड़ साहब आपके पास लौटूंगा। हमारे बीच इस वक्त रामपाल जी जाट साहब बैठे हुए हैं जो किसानों के लिए, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि किसानों को समर्पित है। मैं मोदी साहब को सुन रहा था, ग्रामीण क्षेत्र को, महिलाओं को समर्पित बजट बताया गया है। महिलाओं के लिए हालांकि उज्ज्वला योजना का जो है उसका मैं जरूर देख रहा हूं, 8 करोड़ परिवारों को और उससे जोड़ेंगे। खैर बात किसानों की करें, रामपाल जी यहां 2-3 चीजें किसानों को लेकर के कही है। 22,000 ग्रामीण हाट बाजार जो हैं उनको ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में इसे डेवलप करेंगे। मत्स्य पालन के लिए 10,000 करोड़ की बात कही गई है। आपके जो एमएसपी है खरीफ की फसल का, उसका 1.5% बढ़ाने की बात कही है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जो सरकार का दावा है कि ये बजट जो है ये किसानों को समर्पित है। योगेंद्र जी, जितने भी बजट में अब तक पड़े हैं वो सारे बजट होते हैं किसानों को समर्पित। बिना किसान के नाम तो इनके बजट पूरे होते ही नहीं। तो समर्पण किसानों का, और ये कहकर किसानों को कुछ मत दो, इस नीति पे चलती है सरकार। अभी जो इन्होंने कहा कि हम एमएसपी का 1.5 गुना देंगे, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। 2014 के जब चुनाव थे उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश भर की सभाओं में ये घोषणा की थी कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे किसानों को, और उसके बाद में 2015 में उच्चतम न्यायालय में जाकर शपथ पत्र दे दिया कि इससे तो बाजार विकृत होगा, इसलिए हम नहीं देंगे। तो दूध से कुछ जल जाए वो छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो हमें लगता है कि ये कहीं चुनावी बजट ही तो नहीं है। तो जैसे 2014 में उन्होंने घोषणा की वोट लेने के लिए, अब फिर उनको वोट लेना है, तो फिर वोट लेने के लिए फिर एक जुमला फेंक दो। इसलिए हम तब इसको ठोस मानते जब सरकार कहती, जैसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 2 अनुशंसाएं की हुई है लगातार कई वर्षों से। उन्होंने कहा एमएसपी की जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए 52 वर्षों में 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित रहे। उसके लिए उन्होंने सुझाव 2 दिए। पहले उन्होंने सुझाव दिया जिसकी अनुशंसा की उन्होंने कहा सरकार को चाहिए कि जैसे ही एमएसपी घोषित हो उसके बाद जो गांवों तक समाचार पत्र जाए उन सब में विज्ञापन दे। और उसके इन एडिशन हमने ये कहा है कि सरकार पंचायत और सहकारी निकाय की जो प्राथमिक इकाइयां हैं वहां तक उसकी प्रति भेजे, उसको चस्पा करने के लिए कहे और ग्राम पंचायतों को निर्देशित करे कि वे उसका जहां माइक हो माइक से प्रचार करे, जहां माइक नहीं है ढोल बजाकर प्रचार करे। तो जानकारी तो दो, तो जानकारी का चैप्टर तो पहले पूरा करे सरकार, अभी तो वो ही पूरा नहीं कर रही। और दूसरा उन्होंने कहा
कि एमएसपी आप 1.5 गुना कर दो, 2 गुना कर दो तो बात की बात है, लेकिन उसमें खरीद कितनी? तो अब तक खरीद ही नहीं होती तो केवल आप एक झुंझुना थमा दिया कि देखो जलेबी लटक रही है और जलेबी के लिए आपको टेबल चाहिए, टेबल आप दोगे नहीं, इसलिए जलेबी हाथ में आई नहीं, तो जलेबी तो दिखा रहे हो आप, लेकिन किसानों को उसको प्राप्त हो उसकी व्यवस्था तो आपके पास नहीं है। इसलिए खरीद की गारंटी का कानून, और ये मैं एक एडिशन करना चाहूंगा, तो 8 अगस्त 2014 को एक प्राइवेट मेंबर बिल जो हमने तैयार किया था राजस्थान से, किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, उसके आधार पर प्राइवेट मेंबर बिल को पूरी लोकसभा ने विचारार्थ स्वीकार किया। यदि सरकार की यह मंशा होती कि हमको किसानों को एमएसपी देना है, तो भाई उस प्राइवेट मेंबर बिल को वो सरकारी बिल ले आते, पास हो जाता, कानून बन जाता, और गारंटी तो मिलती है कानून से। बिना कानून का तो 52 वर्ष हो गया आपको बात करते हुए एमएसपी की। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एमएसपी का जो स्ट्रक्चर है ये पैदा हुआ 7वीं अनुसूची के आइटम नंबर 34 में, वह है मूल्य नियंत्रण। तो मूल्य नियंत्रण के लिए उपभोक्ता को सस्ता कैसे मिले, उद्योगों को कच्चा माल सस्ता कैसे मिले, तो हम दोनों से सहमत है, दोनों काम होने चाहिए, लेकिन उसका भार किसके ऊपर हो, किसान के कंधे पर या सरकार के कंधे पर? बिल्कुल उसमें जो दिया हुआ है उसमें भी पूरी तरह से नहीं है कि किसान को उसका लाभ के उसमें जिक्र नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, तो सरकार को एक जो घोषणा करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी कि वे ये जो एमएसपी तय करने के मापदंड है उनमें लागत तो है, लेकिन लागत पर लाभ जोड़ने का प्रावधान ही नहीं है, तो आप जोड़ोगे कैसे? तो आप पहले उनको तो ठीक करो, और इसके लिए 2015 में लागत की वैज्ञानिक गणना और उस गणना पर 50% लाभ देना, ये प्रोफेसर रमेश चंद समिति की रिपोर्ट है, उसका सरकार ने उल्लेख ही नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू करो ना भाई। तो आपके जो संस्थान है, आपने जो कमेटियां बनाई, उनकी बात ही मान लो, हमारी तो मत मानो। तो उनकी बात मानकर यदि उनकी बात पे आप करो तो हमें लगता कि सरकार इस बार तो गंभीर है किसानों को एमएसपी देने। तो चले कुछ कहीं भी थोड़ी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं आप इसमें कि चले कुछ तो मिल रहा है हाँ, किसानों हम ये को? राहत महसूस कर रहे हैं योगेंद्र जी कि जो किसानों की पूरे देश में एक आवाज बनी, उस आवाज का सरकार में प्रभाव हुआ, और उस प्रभाव के कारण ये बजट में एमएसपी के 1.5 गुना की बात करने लग गए। इसके पहले इन्होंने बात की थी 1.5 गुना एमएसपी नहीं देने की, कि बाजार विकृत हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं ग्रामीण बाजार बढ़ा देंगे, अरे भाई आप बाजार दुनिया के 102 देशों की जो स्टडी है, पूरे दुनिया में बाजार लूट का नाम है, इसलिए बाजारकरण किसी को लाभ मिला मुझे तो लगता नहीं। इसलिए बाजार तो शोषण का आधार है, और पेरू के बाद हिंदुस्तान का नंबर है जहां बाजार से लूट होती है। तो आप बाजार बढ़ा के कहां ले जाना चाहते हो? तो बाजार पर आपका नियंत्रण नहीं। इसलिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप 2 चीजें करो बाजार के लिए। पहली चीज न्यूनतम मूल्य, दूसरी चीज करो अधिकतम मूल्य, जिससे उपभोक्ता को ज्यादा नहीं देना पड़े। आप गेहूं ले रहे हो 17 रुपए 35 पैसे किलो, और आटा दे रहे हो 35 रुपए किलो, तो जो 35 रुपए आटा देता है उसे कहो भैया 20 से ज्यादा नहीं जाएगा रे, तो अधिकतम उसकी कीमत करो ना। वहां आप कुछ करते नहीं, इसलिए जो 35 रुपए आटा देगा उसको क्या शाबाश नाम कर दिया हमारा। तो भाई आटा, गेहूं का आटा बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं, हिसाब तो करो। इसलिए हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने भी उद्योग है वो लिखना शुरू कर दे। सरकार इसको मानने को तैयार नहीं, और यदि ये कानून बना दे कि हर उद्योग अपने उत्पाद पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेगा, तो लागत का कितना गुना लाभ ले रहा है पता तो चलेगा हमको। तो वो लिखाने को बहुत तैयार नहीं, तो उधर तो मनमाने लाभ की छूट और इधर लाभ का प्रावधान ही नहीं। तो एक बात मैं जानना चाहूंगा, चलिए मैं आप आरपी विजय साहब से जानना चाहूंगा। विजय साहब, आज भी किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसे तो कहा है कि जो जिक्र किया गया था, अभी अमित शाह को भी मैं सुन रहा था कि मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र किसान उनको समर्पित किया गया है। इस बजट में काफी ध्यान रखा गया है, महिलाओं को भी सबका जिक्र कर रहे थे। लेकिन किसान हमेशा एक ही बात कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला है। आजादी के इतने साल बाद भी वो सिर्फ अपने जूझ रहा है। उसे ऐसे तो कहा जाता है कि अन्नदाता है, लेकिन हालात ये, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। खाना सब खाना चाहते हैं, लेकिन को किसान नहीं बनना चाहता। उसके प्रोडक्शन कोई नहीं चाहता है कि बस रेडीमेड माल मुझे मिलना चाहिए। तो ये
इनबैलेंस अगर पोजीशन बनेगी तो हमारे यहाँ तो बड़ी अनसर्टेनिटी की पोजीशन रहेगी। इसके मैनेज कैसे करेंगे? सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन किसान को आज भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। देखो, सभी को पता है कि अभी जो रूरल है, रूरल एरिया के लिए ये बजट लेके आए हैं और रूरल में भी मेनली फार्मिंग के लिए लेके आए हैं। अभी मैं रामपाल जी को सुन रहा था, आप बता रहे थे कि 52 साल के अंदर एमएसपी की बात चल रही है बट किसानों को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल बात में सच्चाई है, नहीं मिला। हो सकता है कि इन्होंने 2014 की बात करी कि इन्होंने कहा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह दिया, तो मेरे को इसका पता नहीं है। बट मैं आज ये बात जरूर कहूंगा, आज के बजट में उन्होंने कहा कि वाट एवर इज द कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग है, लागत है, उसके ऊपर आपको 150% मिलेगा। तो ये एक छोटी बात नहीं है, आज ये बजट के अंदर कहा गया है, ये कोई अलग से नहीं लाया गया है। और मैं रामपाल जी से निवेदन करूंगा कि आपकी कोई भी बात हो आप सामने रखते हो। आप तो बहुत मुखर हैं, बहुत ज्यादा, मैं तो इनके साथ कई बार बैठ चुका हूं, डिस्कशन भी हमने कई जगह किए हैं। बट आज कोई समस्या है, नो डाउट। आज की तारीख में 60% हमारी जीडीपी आती है वो एग्रीकल्चर से आती है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है और इनकी तकलीफें मैं जानता हूं। मैं खुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मेरे खुद की यहाँ पे 100 बीघा जमीन है, मैं अपने टॉप डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं जानता हूं कि तकलीफें क्या है। मैं वहां के किसानों की दुर्दशा देख के मैं खुद देख करके रोता हूं कि एक्चुअली जो किसान है, जो अन्नदाता है, इसकी क्या पोजीशन हो रखी है। आप मेरे गांव में जाके देखो वहां के किसान, में अभी मैं गया था इस बार, तो बैठ करके मेरे विधायकों से, इनसे सबसे मैंने यही चर्चा करी कि सर कुछ तो सुधार करो, इन किसानों की करो, इनके ऊपर थोड़ा बहुत तो कुछ करो। तो आया है, तो ये चीजें शायद आगे पहुंची होगी बाद में, और ये चीजें सामने भी आई है, और एक शुरुआत तो है, नो डाउट। मैं इनकी पीड़ा को समझता हूँ, ये पीड़ा हमारी भी है, ये सबकी पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, और किसान अन्नदाता है, और आज हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है जी। तो इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। साहब, मैं आपके पास ही लौटूंगा, एक छोटे से मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगा। Of course, there is no mention. Does it come as a surprise that there is no gender budget? Because this government has always been hostile to women. Because farmers of this country have got first time their life. They were demanding remunerative prices. Remunerative prices is cost of production plus 50%. That was the formula given by Swaminathan Commission. I pursued this for 10 years during UPA regime. But Congress every time denied the farmers' right and said we are not going to accept Swaminathan formula. But Modi ji must be credited because he has accepted. That was his promise during the election also, and we have fulfilled it in the 4th year. सरकार ने बजट पास किया है। हमारी निगाह में तो ये बजट खाली एक कागजी कार्रवाई है, क्योंकि इसका कभी भी कोई उपयोग नहीं होता और नेता लोग अपना ही फायदा उठाते हैं। आज कहते इतनी भी योजना बनाई गई है और इसलिए कैश कलेक्शन महिलाओं को फ्री देंगे, 10-5% मिलता, बाकी सब ये नेता लोग खुद ही खा जाते हैं, इनके मंत्री लोग। इससे कोई भी वो नहीं है, खाली ये अमल लाना है, कोई सुरक्षा नहीं है, किसी तरह का कोई वो विकास नहीं है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी बारीकी से इस बजट को पेश किया गया है। सभी लोगों को इसमें, किसानों को भी इसमें राहत दी गई है, आम आदमी, गरीब को भी, अमीर को भी, उद्योगपतियों को भी इसमें राहत दी गई है। ये बजट जेटली साहब का, वित्त मंत्री जी का बहुत अच्छा बजट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट 2018-19। आरपी विजय साहब के पास में मैं था। विजय साहब, हम बात किसानों की कर रहे थे, उन्हें भरोसा दिलाने की बात कर रहे थे। तो बजट में रामपाल जी ने जो कहा अभी कि बिल्कुल किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे किसान उत्साहित हो सके। खरीफ की आपको बताया कि एमएसपी जो है उसमें 1.5 गुना की गई है। हाँ। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, और इसको रामपाल जी को भी मानना चाहिए कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। रही बात जो इनकी तकलीफें थी, ये जो बात बता रहे थे 52 साल की, वो 52 साल की तकलीफें हो सकती है, बट ये पहला शुरुआत तो है। आज अच्छी शुरुआत की गई है, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई कमियां भी है इसके अंदर, तो अभी तो बजट में डिस्कशन होंगे, इनके कोई सुझाव भी होंगे, ये सुझाव दे। सुझाव पे हो सकता है कि आगे अनुकूलता से कोई विचार किया जाएगा, और ये चीजें आगे बढ़ करके, आज बहुत बड़े नेता है हमारे राजस्थान के, किसान नेता है वो, तो मैं मानता हूं कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अगर इनकी कुछ कमियां हैं तो ये लिख करके देंगे, और उसके ऊपर, सुझावों के ऊपर
सुझाव लेकर के इनसे उनके ऊपर कुछ डिसीजन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, बट एक अच्छी शुरुआत है और इसके हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। जी चलिए, कोठारी साहब के पास एक बार मैं जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, दो बात की, मेडिकल एंड हेल्थ का काफी ख्याल रखने की बात कही है और एजुकेशन का जिक्र किया जा रहा है। इसमें कुछ स्कॉलरशिप की योजनाएं की हैं कि आप अगर ये करेंगे तो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, तो इससे क्या ये मान सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ, क्योंकि एजुकेशन तो देखिए हर पेरेंट्स की एक आवश्यकता है, वो वैसे भी आप अगर नहीं भी देंगे स्कॉलरशिप भी तो उसे पढ़ाना है, लेकिन इससे कुछ मोटिवेशन हो सकता है उसका, खासकर उन परिवारों के लिए जो वास्तव में इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो पूरी तरह से वो काम नहीं कर पाते हैं। इस बार एक नया प्रयोग वित्त मंत्री ने किया है कि जो बुनियादी जो ढांचा एजुकेशन का, उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। वो बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है। तो जो हमारा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन सिस्टम है उसमें परिवर्तन लाने की बात कही गई। उसमें टेक्नोलॉजी जी, जिसके मुझे लगता है कि वोकेशनल कोर्सेज भी होंगे। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि जिससे जो आगे जो नया जमाना है उसके जो रोजगार वाले लोग हैं, जो उसको पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो एजुकेशन पाएंगे और उसका उनको लाभ मिल पाएगा। बाकी तो क्या है कि हायर एजुकेशन में तो आप जाएं, अब वो क्या है कि सिस्टम हम सब कह रहे हैं, एजुकेशन स्कूलें खोल दो, कॉलेजें खोल दो, वो कर दो, लेकिन एजुकेशन सिलेबस में चेंज क्या हो वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। उसका हम रिव्यू नहीं करते। आज की तारीख में हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी, मेरा ये मानना है कि 80% आउटडेटेड है, ऑब्सोल्यूट है, उसका कोई आने वाले समय से कोई लेना देना नहीं है। वो एक समय के साथ में बदलाव जरूरी है। हाँ, तो ये डिमांड क्या है, जैसे किसानों ने ये डिमांड की, ये डिमांड सोसाइटी को करनी चाहिए। आप केवल किसानों की वो बात कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं, मैं करूं प्रोडक्टिविटी की बात तो अपने आप किसान करे कि मैं मेरे चाइना 1 एकड़ में मेरे से 3 गुना गेहूं पैदा करता है, तो मैं उसे कम से कम 1.5 तो करके बताऊं, दुगना तो करके बताऊं, डबल तो हम क्या है कि एक जिम्मेदारी केवल सब सरकार पे सौंपने वाले भी आते हैं। सोसाइटी सब फ्री रहना चाहती है कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं रहे। ये एक लैकिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है और दुनिया के साथ चलना है तो मेरे ख्याल से उस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। कोठारी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर जब ये एजुकेशन है, नो डाउट अभी तक अपने कॉलेजेज में है, कई चीजें हैं, अच्छी एजुकेशन है, बट एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वोकेशनल कोर्सेज है ना, वो बहुत कम है। एक्चुअली क्या है कि जो है बहुत महंगे कोर्स है, जितने भी, चाहे इंजीनियरिंग का ले लो, चाहे और कोई दूसरा ले लो, मेडिकल का ले लो, सब महंगे कोर्स है। अगर वोकेशनल, जैसे सपोज आज इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये है, इनकी बहुत दरकार है और ये यहीं पे नहीं एम्प्लॉयमेंट मिल सकता अपने को बाहर जाकर के। तो मेरे ये जो सरकार का सोच आया है इस बार वोकेशनल वाला, ये बहुत अच्छा है और मैं ये कहता हूं कि इस तरीके के अगर चलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और लोगों को आमदनी जब बढ़ेगी तो हर चीज आगे बढ़ेगी। विजय साहब, मेरा एक और सजेशन है कि इसमें सरकार सब अपने जिम्मे ही क्यों रखे, आप सोसाइटी को छोड़ो। हाँ, तो आज सोसाइटी ने पिछले 20-25 सालों में हम देखें एजुकेशन और हेल्थ में कितना काम किया। हर समाज ने अस्पताल खोल रखे हैं, हर समाज ने स्कूल खोल, आप सोसाइटी को आप ये ट्रेनिंग वोकेशनल डेवलपमेंट सेंटर खोलिए। आप जी, हमको जमीन देते हैं, कुल मिला के आपको 1000-1500 की जमीन देनी है, उसमें मल्टी स्टोरी करके इन्होंने जो कहा कि तो आप वो काम जो सरकार कहती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जो बेसिक एजुकेशन के लिए दिए, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारे पास एक्चुअली क्या था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बच्चों को बढ़ाने के लिए। टीचर को एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि चलिए 2 चीजें होती हैं संविधान में, इसका जिक्र भी किया गया था आरक्षण के वक्त भी, सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी के लिए आरक्षण भी लेके आए थे, कुछ योजनाएं भी थी। सामाजिक क्षेत्र में 9,975 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ में एक बात और कही है कि आदिवासी जो सेक्टर है उनमें एकलव्य योजना से पढ़ाई के जो एजुकेशन उसके लिए तो ये वास्तव में है कि आज भी आजादी कितने साल बाद में वास्तव में आदिवासी जो बेल्ट है, जहां लेकिन 50% अगर आदिवासी रहते हैं, तो बांसवाड़ा है हमारे राजस्थान में, देखिए हम डूंगरपुर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां वास्तव में उनको दुनिया का पता नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत की जाएगी तो ये उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत है। उनको भी तो ये कह रहा हूं, नए जमाने से जुड़ने का। ये जो एकलव्य वाले स्कूल्स की बात करें, ये 52 स्कूल है, इनको आदिवासी क्षेत्र में ही चलाया जाता है और एक टीचर होता है और एक हर गांव में, आदिवासी गांव के अंदर एक टीचर के पीछे 40, 50, 60 बच्चे वो कर रखे हैं और बहुत बड़ा काम है। और इसको अगर बढ़ाया जाए तो आदिवासियों की समस्या, क्यों आप प्रतापगढ़ में जाके देखिए, आप छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, नक्सल एरिया में नक्सली भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी एक लिटरेसी भी है, क्योंकि लोगों को उनको नक्सलवादी भी इसके अंदर समर्थन कर रहे हैं। मैंने देखा है इसको, एक्चुअली मैं इससे जुड़ा हुआ हूं,
तो एकलव्य जो स्कूल वाली योजना ये तो बहुत ही सक्सेसफुल है और 52,000 स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं। ये एक्चुअली वनवासी एक अलग से आरएसएस का एक संगठन है वो चला रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चला रहा है। और ऐसे दुर्गम जगह पे लेकिन उसमें ट्रेनिंग जो अभी मुस्कुरा रहे हैं मिस्टर धाकड़, राष्ट्रवाद और क्या आप जिसका जिक्र करने वाले आने वाले वक्त में, ये खैर चलिए एक अलग विषय है। मैं लेकिन इतना कहना चाहूंगी आप देखो इस चीज को उस चीज से नहीं जोड़े। इसमें आज चीज कह रहा हूँ कि आप जो स्किल डेवलपमेंट का जो चले, आप ये देखो स्किल डेवलपमेंट में आपने बहुत सारे सेंटर मिले, उन स्किल डेवलपमेंटों में क्या वाकई में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? कितना बड़ा है आज नीमराना और शाहजहांपुर, जहाँ पे कोरियन जापान जोन में, वहां पे तो स्पेसिफिकली है कि यदि स्किल डेवलपमेंट से सीख के आए भाई आपकी एंट्री नहीं है, हम आपको सिखाए लेंगे ही नहीं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का जो ये जो चला है प्रधानमंत्री कौशल विकास, तो यहाँ पर एक्चुअल में रोजगार सृजन की जो बात करिए भाई, हम 70 लाख रोजगार की बात करेंगे तो केवल स्किल करने से ही रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, और जो हम स्किल डेवलप भी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी देखिए, गवर्नमेंट से किसी की भी, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, देखिए गवर्नमेंट से किसी की भी हो, एक स्किल डेवलपमेंट की एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि योजना अच्छी है और पहले से चलती आ रही ITI जो है वो इसी का एक बेसिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जैसे कोठारी साहब ने कहा कि कोर्सेज नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज रिक्वायरमेंट किस तरह के, आप इंडस्ट्री कैसे लेके ऑटोमोबाइल लेके आ रहे हो, तो वास्तव में आपको ऑटोमोबाइल के स्किल आपको लेबर तैयार करनी पड़ेगी। आप अगर लेकर के आ रहे हैं सोलर पैनल्स के लिए, अगर लाइट जनरेट करने के लिए अगर कोई सिस्टम डेवलप करते हो, आपको उस तरह की लेबर तैयार करनी पड़ेगी, उस तरह के वेल स्किल्ड आपको लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है कि आप उस तरह से करिए, या चलिए आपने कहा कि जापानी जोन में अगर कोई चीज है तो आप वहीं पे सेंटर चलवाइए, लोगों को भेजिए जो इंटरेस्टेड है, कम से कम उनको एम्प्लॉयमेंट तो हो पाएगा। तो ये तो देखो मुझे लगता है कि इस ओर जैसे कोठारी साहब ने कहा कि देखिए सारी चीजें सरकार पे नहीं थोपनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनियन बजट है तो वही पे, ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी वो सोच डेवलप करनी होगी कि कम से कम अगर यहाँ पे कोई हमारी इंडस्ट्री आ रही है तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप हमारे यहाँ से लीजिए लोगों को, तो आपको अपने करना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब मैं यार थोड़ा सा आपसे डिफरेंशिएट भी करूंगा। रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसके अंदर कैंपस प्लेसमेंट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, वहां से बच्चे लेके जा रही है। तो मैं हो सकता है कि आपकी निगाह में ऐसी कोई चीजें हो, वो लाओ सरकार की निगाह में कुछ गलत आदमी आ जाते हैं, कुछ गलत केंद्र खुल जाते हैं और वो कुछ सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसा हो सकता है। योगेंद्र जी आज जो हम अमेरिका देख रहे हैं, मैं खूब की तो बात नहीं करता, बट कुछ कर एक बात जी, आज जो हम अमेरिका देख रहे हैं सन 1800 में 200 साल पहले, वहां पे भी 98% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे जिंदा थे और 2% दूसरे काम थे, और वो 200 सालों में रिवर्स हो गया। आज 2% केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 98% अदर। तो हमारा ये इकोनॉमी का जो पूरी सोसाइटी का पूरा रूरल ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, उसको ये कह लीजिए 50% तक आने में 100 साल लगे 1900 में जाके, और 1911 में उसने फ्री इकोनॉमी की ट्रायल की। कोठारी जी तो हमने ये सब चीजें, अभी ये दौर है, ये लंबा दौर चलेगा 10-20-50 साल का। तो इसमें क्या है कि हर जो स्टेक होल्डर है, केवल सरकार पे नहीं, आप हर एक को अपनी एक ड्यूटी समझ के इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से, तब जाके होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम मैं तो एक बात बताता हूँ कोठारी जी, एक बात करते हैं, आज एग्रीकल्चर की बात करता हूँ मैं। आजकल ऑर्गेनिक फूड क्या डिमांड है साहब, क्या रेट देखता ही नहीं आदमी। मैं कहता हूँ चलो आम आदमी की बात नहीं है, कोई भी आदमी अगर, बट वो तो किसान को फायदा मिलेगा ना। तो अभी सुधार की दरकार कहाँ है, आज की तारीख में है कि किसानों को थोड़ा सा प्रशिक्षित किया जाए, किस तरीके की उनकी जमीन है, उसमें क्या फसल हो सकती है, किस तरीके से उनकी पैदावार बढ़ करके उनको रेवेन्यू बढ़े। लेकिन इसमें किस प्रयास की आवश्यकता है? अभी मैं आपको पढ़े लिखे आदमी इस किसानी एक्चुअली एग्रीकल्चर फार्मिंग में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, ITI, ये मैंने इस समय देखा है, काफी लोगों से मैं मिला हूं, लोग बाग सारी पढ़ाई करने के बाद में एग्रीकल्चर फार्मिंग में जा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इज बिकमिंग ए बिजनेस मॉडल। बिजनेस, आप ये तो मैं कहता हूं कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान उधर दे और एग्रीकल्चर किसानों के लिए ऐसी कार्रवाई लेकर भी जाना पड़ेगा, उसको लेकर जाना चाहिए, जरूर मिलेगा। और किसान डेफिनेटली चीज देख करके मैं आपको बता दूं, गांव के अंदर क्या होड़ होती है, एक आदमी ने काम किया दूसरा करेगा। जैसे विजय जी, पंडिताई करने के लिए आज कोई ब्राह्मण का लड़का होना जरूरी नहीं है, मैं वो जाके कोई कोर्स कर लूंगा, शास्त्रीय जो भी जो है उसके आगे मैं पूजा पाठ करा दूंगा। और बिल्कुल तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आप इस तरीके से। रामपाल जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। रामपाल जी कुछ कह रहे हैं। रामपाल जी ये बात सही है कि
इसमें कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा बजट में, ये एक देखने वाली बातें होगी। रूरल डेवलपमेंट की बातें तो कही गई हैं जिससे सीधा किसान पे भी असर पड़ेगा। वहां पे अगर आपके आईटी सिस्टम डेवलप होगा, वहां 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात सरकार ने कही है कि वहां डिजिटलाइजेशन करने के लिए वहां की जाएगा वो सारी चीजें, तो उसका बेनिफिट तो निश्चित रूप से मिलेगा। अभी विजय साहब जो कह रहे थे, थोड़ा सा किसान को लिटरेट करने की आवश्यकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी होगी, क्योंकि ये चर्चा भी मैं काफी लंबे समय से सुन रहा हूं। जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आ रही थी उस वक्त उसके पीछे मोटिव यही बताया जाता है कि हम किसानों को बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे इस बात के लिए कि आपको ये फसल लगानी होगी, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, इसका प्रोडक्शन ठीक मिलेगा क्योंकि इसके मार्केट में अभी ऑलरेडी काफी हमारे पास में उपलब्धता है, तो आप ये फसल लगाइए, इसकी एक आवश्यकता पड़ सकती है भविष्य में। ये खासकर जो रेट्स का गड़बड़ जो रेट आती है कि अभी आज टमाटर 3 रुपए किलो है, पता लगा किसान ने टमाटर नहीं उगाया तो 100 रुपए किलो चला गया, तो वो अभी भी एक असमानता जो है उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में बजट सोच सरकार की, और बजट की बात नहीं है, किसान के लिए मैनिफेस्टो में जो जिक्र किए हों, मैनिफेस्टो या इनका स्वराज संकल्प पत्र जो भी रहा, उसका क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि जो वास्तव में कह सके हैं कि यूपीए के बाद एनडीए ने जो वादे किए थे उनका कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा दिख रहा हो कि हाँ बिल्कुल किसान कम से कम ये तो ताल ठोक के कह सकते हैं कि ये बात हमारे बारे में सोची गई है। योगेंद्र जी, जब तक राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आते तब तक जितनी अच्छी बातें वो करते हैं उतनी अच्छी सत्ता में आने के बाद करते तो आनंद आ जाए। दिक्कत यह है कि सत्ता में आने के पहले इतनी अच्छी बातें होती है। मैंने सारा 1951 से लेकर अब तक के जनसंघ और बीजेपी के सारे घोषणा पत्र नीति पत्र पढ़े। आप बीजेपी कुछ नहीं करे, खुद के उन नीति पत्रों को और घोषणा पत्रों को पढ़ ले, वो कर दे तो पर्याप्त है। दिक्कत यह है जैसे ये सत्ता में आए वैसे जिस लाइन पे कांग्रेस चले तो उस लाइन पे चल रहे। आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं। और दो बात और जोड़ना चाहूंगा मैं योगेंद्र जी। पहली, अमेरिका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। जब हम कहते हैं भारत कृषि प्रधान है, देखो मुहावरा नहीं है, ये प्रकृति दत्त सच्चाई है। पूरे अमेरिका में जो जमीन है केवल 25% एग्रीकल्चर है, केवल कृषि योग्य है। भारत में 52% जमीन कृषि योग्य है। भारत में 6 ऋतु है, अमेरिका में 1 ऋतु है। और वहां जो नदियों का है वो हिंदुस्तान में जो है उसकी अमेरिका कहीं टिकता ही नहीं। इसलिए हम जलवायु कारण, यहां उपलब्ध संसाधनों कारण, यहां उपलब्ध भूमि कारण और यहां जो स्केल है किसानों की, उसके कारण कृषि प्रधान है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जब जब सरकारों ने किसानों को टीच करने की कोशिश की, हरित क्रांति परिणाम है विषाक्त अन्न का। तो हरित क्रांति में आता है विषयुक्त अन्न। तो आप हमें टीच मत करो ना प्लीज। हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हम जो खेतों में पढ़ाई करते हैं आपको पता ही नहीं है। इसलिए आप जो पढ़े लिखे एग्रीकल्चर के लोग हैं, ये खेतों में कभी गए नहीं बेचारे, ये तो डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं। तो उन नौकरी करने वालों से हमको सिखाओगे क्या है? जब तक ये ट्रेंड रहेगा तब तक खेती पीछे रहेगी। जो गड़बड़ की हरित क्रांति ने, उसके लिए स्वामीनाथन खुद माफी मांग चुके। तो जो गड़बड़ की, ये सारी गड़बड़ वहां से शुरू हुई। सारा रासायनिकरण और मशीनीकरण, जो खेती में था स्वावलंबन, वो स्वावलंबन चौपट हुआ। गांव में जो थी स्वायत्तता वो चौपट हुई। इसलिए गांव में जब तक लुहार था, जब तक मोची था, तो हम ठीक थे। आज मोची को खत्म करके नीतियों ने बाटा को पनपा दिया, लुहार को खत्म करके टाटा को पनपा दिया। तो टाटा और बाटा को पनपा कर आप गांवों को उद्धार करना चाहते हो क्या? यदि गांव को उद्धार करना है तो जहां उत्पादन वहीं निर्माण। तो यदि सरसों गांव में पैदा होती है तो पहले सरसों आएगी शहर में, वो तेल बनेगा, उसमें पाम ऑयल मिलाया जाएगा और अखाद्य का उसको मिलाकर आपको खिलाया जाएगा रिफाइंड तेल के नाम पर जहर। हम कहते हैं गांव की गाड़ी में रजाने दो ना, पहले बैल से चलती है, बिजली से चला लो। तो आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? तो गांव में जितने उत्पादन होते हैं कृषि जिनसों के, उसके आधार पर चलने वाले उद्योग वो गांव में होना है। एक गांव में 10 उद्योग हो जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी और दिशा बदल जाएगी। और अभी तो भारत का सर्वे यह कहता है कि जितने पढ़े लिखे हैं वो खेती करना चाहते ही नहीं। 42% लोग हैं जो खेती छोड़ना चाहते हैं।
इसलिए अभी तो खेती में पढ़े लिखों का जाने का दौर ही नहीं आया। ये दौर तब आएगा जब हम खेती को ग्राम उद्योगों से जोड़ेंगे। तो कृषि का मतलब केवल कृषि नहीं होता, कृषि का अर्थ होता है वहां उद्योग भी कृषि आधारित सारे उद्योग गांव में ही हो। तो गांव आधारित उद्योग, तो गांव में स्वायत्तता, कृषि में स्वावलंबन, ये जब होगा तो हम सोचेंगे कि सरकारों ने हमारे बारे में सोचा है। अभी तो सरकारें रामपाल जी देखिए, अगर ये सब कुछ होंगे कि इंडस्ट्री गांव में अगर डेवलप होना शुरू होंगी, फूड पार्क्स का हालांकि जिक्र किया है, अभी इसमें अनाउंसमेंट भी है कुछ फूड पार्क्स के, लेकिन अब वो लगेंगे कहां, किस तरह से लगेंगे ये मालूम नहीं है। स्मार्ट सिटीज की बात की, अगर स्मार्ट विलेज की भी अगर धारणा सामने आ जाए। जोगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में क्लस्टर है, सेम उसी पैटर्न पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ये इस बजट का पार्ट है और एक बहुत बड़ी चीज है। और हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा यही था कि क्लस्टर सिस्टम, ये और मोदी जी ने शायद अपने भाषण में भी बोला था कि ये क्लस्टर वाला सिस्टम है। इससे डेफिनेटली आज एग्रीकल्चर जितना भी प्रोड्यूस होता है उसके प्रोडक्ट अगर आप क्लस्टर बना के करेंगे तो आपको दाम ज्यादा मिलेंगे, आपको एक मार्केट मिलेगा और उस मार्केट के बेस पे आपको जो किसानों की जो आमद की जो कमी आ रही है ना वो बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा विचार है इस बारे में। बिल्कुल ये जो बजट है, मैं तो ये मानता हूं कि फार्मिंग का ही बजट में मानता हूं। मेनली इसमें जो ध्येय है इनका सरकार का वो दिया ही फार्मिंग के लिए। तो मैं तो इसको ये मानता हूं कि अगर ये क्लस्टर वाली बात मानते हैं या फिर जो दूसरी चीजें जो अपनी बात हुई कि भाई आज फार्मिंग को आधार मानते हुए ही सारी चीजें हो रही है। आप जो कर रहे हो फूड प्रोसेसिंग की भी बहुत बड़ी बात हो रही है। और वो फूड प्रोसेसिंग कहां होगा? जहां पे प्रोडक्शन होगा। तो आज सपोज करो फूड प्रोसेसिंग के लिए 222 कितने प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी है, ये भी किसानों के लिए है। तो किसानों के लिए काम किया जा रहा है रामपाल जी, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे। बट आपके कोई भी सुझाव स्थान है, ये होंगे शहरों के पास में औद्योगिक क्षेत्र। हम कहते हैं भाई शहरों के पास औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं, हर गांव औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं? देखो मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में शहरों के आसपास तो एग्रीकल्चर लैंड रही नहीं। बेसिकली क्या है कि वहां पे कॉलोनियां बस गई। तो अल्टीमेटली आज मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि 5 साल पहले हमारे गांव के एक बहुत बड़े थे जिन्होंने 200 बीघा जमीन बेची थी 50,000 रुपए बीघा में। आज मेरे गांव के अंदर 6-7 लाख रुपए बीघा से कम की जमीन नहीं है। 5 साल में ये चेंजेज आया है। तो डेफिनेटली कुछ प्रोड्यूस तो बढ़ा ही है। पानी की भी एक्चुअली इंदर देवता की मेहरबानी रही है, ऐसी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आई। बाकी हमारा एग्रीकल्चर जो होता है बेसिकली ये टोटली मानसून बेस्ड होता है। तो कुछ तो प्रकृति के ऊपर अपन डिपेंड रहते हैं। तो हर खेत को कुछ सरकार करती है, हर हाथ को काम, इसके लिए निवेश क्यों नहीं भाई? देखो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। पानी भी आज एग्रीकल्चर के इरिगेशन की जीरा नहीं। देखो डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं, समय हमारे पास में बिल्कुल कम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा एक अपना कोई आप इस जो चर्चा निकल कर आ रही है खासकर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर के लिए तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो रामपाल जी कह रहे हैं कि ग्राम उद्योगों को बढ़ावा दें, वो ठीक है। जो जनरली हम ये देखते हैं कि जब किसान की प्रोड्यूस बाजार में आती है तो उसके दाम एकदम शून्य हो जाते हैं। अभी एमपी में प्याज 30 पैसे किलो बिक गया, और जब जब किसान की फसल आई तो 30 पैसे किलो, टमाटर 30 पैसे किलो, और जब उसकी फसल चली जाती है तो 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। तो यही हालात गेहूं के हैं। जो है गेहूं के आपका 13 रुपया, 14 रुपया, 12 रुपया। तो आपको जो ये खरीद मूल्य की बात है, सरकार का जो सिस्टम है खरीद मूल्य का, आप हकीकत में जाके देखेंगे तो खरीद तुलाई होती ही नहीं है। लोग रातों लाइन में लगते हैं, बैठे रहते हैं, किसान बैठा रहता है, उसकी तुलाई नहीं होती है, और मालूम चलता है कि सरकार ने जो तुलाई का वहां पे लक्ष्य रखा था वो पूरा हो गया। कहां से तुलाई हो गई? ऊपर के ऊपर व्यापारियों से माल तुलाई हो जाता है। तो जो प्रशासन के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमको प्रशासन को कई बार ये कहा जाता है कि आपकी जो डेयरी है उसके अंदर तो मॉइस्चराइजर है 40%, तो 3 दिन तो लिए बैठा रहता है, फिर उसको ऊपर उठा के फिर उसमें थोड़ा सा उसको बिल्कुल सुखाने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरह की स्थिति पे हमने बहुत सारी जगह देखी है। किसान के साथ ब्यूरोक्रेसी का है, डेफिनेटली ये एक्चुअली अड़चन है। तो इसमें भी सुधार आना चाहिए। मैं भी इस बात पर बिल्कुल एग्री करता हूं। सोसाइटी वास रखे ना, वहाँ का सरपंच है, वहाँ इतने लोग हैं, वो है बनाए नहीं। इसके अलावा मैं तो किसानों की जो समिति है वो बनाए और उस पर निगरानी रखे। तो अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं तो देखो ये तो निगरानी रखनी पड़ेगी। तो सरकार रोकती नहीं, सरकार किसी को नहीं रोकती। और चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहेंगे। देखिए बजट एक पूरे साल भर के लिए अनाउंस किया जाता है और उस पर काफी बहस हो सकती है। हमने काफी मुद्दे छूने की कोशिश की है, लेकिन
बजट के लिए 2-3 जो चीजें हैं जो निकल करके बात सामने आ रही हैं, इसे पॉपुलर बजट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ मिले जुली स्थितियां इसकी देखनी चाहिए कि कुछ होगा, कुछ सरकार ने स्मार्ट तरीके से कुछ दूसरी चीजों में आपको झटका देने की कोशिश की है। जैसे कि एक लाइन में अगर हम बात करें तो जयसिंह जी कोठारी साहब ने साफ कहा है कि इससे इंटेलिजेंट बजट कहा जा सकता है, जो आप समझ सकते हैं उसको। इंटेलिजेंट बजट का मतलब तो इंटेलिजेंट ही। अब आप अपनी इंटेलिजेंस को शो करिए कि आपको किस तरह से इस बजट को अपने नजरिए से देखना होगा। तो चले, बजट 2018-19 में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।